मैं एक बड़े किंगडम का प्रिंस हूं, लेकिन मेरे अपने ही भाई ने मेरी पीठ में तीर मार दिया, जिससे मैं कोमा में चला गया। कारण, मैं किंग की पहली पत्नी का बेटा हूं, जिनकी रहस्यमय तरीके से पॉइजन से मौत हो गई थी, और उस तीर लगने के बाद उन्हें कभी पता नहीं चला कि दोषी कौन था। मैं 6 साल तक कोमा में था और मेरी सोल को उस जगह भेजा गया जहां हीरोज मौत के बाद जाते हैं। केवल वही लोग वहां पहुंचते हैं जिन्होंने अपने ईरा में दुनिया बदली हो। पहले तो सबको लगा कि ये कमाल की बात है कि इतना छोटा बच्चा हीरो बन गया, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला कि मैं वैसा कुछ भी नहीं था। मैं वीक था, टैलेंटलेस था और निश्चित रूप से अपने समय का हीरो नहीं था। फिर भी वे हीरोज के रेल्म में मेरे जैसे किसी व्यक्ति को स्वीकार नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने मुझे 1000 साल तक ट्रेन किया, जब तक कि मैं वहां के बाकी सभी लोगों की तरह वर्दी नहीं बन गया। 1000 साल बाद मेरा बॉडी आखिरकार कोमा से जाग गया। वे हीरोज जो एक मिलेनियम तक मेरे साथ कचरे जैसा व्यवहार करते थे, उन्होंने मेरे जाते समय मुझे लक विश किया। मैं मुस्कुराया और लाइट में कदम रखा। चूंकि वहां केवल हीरोज जाते हैं, वे मुझे फिर कभी नहीं देख पाएंगे। जब मैंने अपनी आंखें खोलीं तो मुझे लगा कि मेरे वीक बॉडी में उठने की स्ट्रेंथ नहीं है। मैं डेवी अलॉन हूं, एक छोटे किंगडम का सबसे बड़ा बेटा। जिन्होंने मेरी मां को मारा और मेरे साथ भी वही करने की कोशिश की, वे बेहतर होगा कि इंतजार करें, क्योंकि मैं अब वो वीक और इनोसेंट बच्चा नहीं रहा। दिन ब दिन केवल एक मेड मेरी देखभाल करने के लिए मेरे रूम में आती थी। मैं ये रिवील नहीं करना चाहता था कि मैं जाग गया हूं, इसलिए मैं तभी मूव करता था जब वो चली जाती थी। मैं कैलेंडर के पास गया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं कितने समय से सो रहा था। जब मैंने डेट देखी तो सच मुझे पीठ में लगे एक और तीर की तरह लगा। मैं यहाँ 6 साल से हूँ, क्योंकि 6 साल पहले उस बास्टार्ड ने मुझे पीठ में गोली मारी थी, और अब वो मेरे फैमिली पर कंट्रोल करने के लिए भुगतेगा। मुझे एक स्ट्रांग बॉडी की जरूरत है। मैंने उस मैजिक का उपयोग करने की कोशिश की जो मैंने दूसरी दुनिया में सीखा था, लेकिन मैं इसे नहीं कर सका और समझ नहीं पाया कि क्यों। हीरोज की भूमि में एक लड़की ने मुझे मैजिक और होली पावर्स के बारे में सिखाया था। सदियों से अपनी गॉड गिवन पावर्स के लिए जानी जाने वाली सेंटेस्ट ने ही मुझे मैजिक सिखाया था। मैजिक काम नहीं कर रहा था और मुझे जल्द ही ऐसा लगा जैसे दूसरी दुनिया में मेरी सारी ट्रेनिंग खत्म होने वाली है और अर्थ पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। जब कोई नॉर्मल व्यक्ति घंटों की फेलियर के बाद हार मान लेता, तब इसने काम किया। डिवाइन हीलिंग पावर ने वास्तव में काम किया। एक ग्रीन लाइट ने रूम को घेर लिया और उसके बाद मेरा वीक और मिजरेबल बॉडी, जो 300 साल पुराने आदमी जैसा महसूस हो रहा था, अब एनर्जी से भर रहा था। जिस किंगडम में मैं पला बढ़ा था, उसे देखकर मैंने खुशी में अपनी बाहें फैलाईं और सन गॉड को पुकारा। दुर्भाग्य से मैंने ध्यान नहीं दिया कि मेड मेरे पीछे रूम में वापस आ गई थी। अपने यंग मास्टर को जीवित देखकर वो भावनाओं के साथ रो पड़ी। कुछ समय बाद कासल के डॉक्टर ने मेरी जांच की और कन्फर्म किया कि मेरी हेल्थ पहले से बहुत बेहतर है। चेकअप के दौरान एक औरत रूम में आई। वो लाइनस बेरेट है, वो औरत जिसने मेरी मां को पॉइजन दिया और किंग की नई पत्नी के रूप में उनकी जगह ले ली। ये उसके बेटे हैं, सेकंड प्रिंस कार्लोस और थर्ड प्रिंस बेनेडिक्ट। सेकंड प्रिंस ने मुझे एलिमिनेट करने की कोशिश की थी और उसने सोचा कि वो सफल हो गया। उस औरत ने पूछा कि क्या मैंने सालों पहले उस तीर चलाने वाले का चेहरा देखा था। मैंने कहा हाँ, और ये कि रॉयल्टी के खिलाफ असैसिनेशन अटेम्प्ट संभवतः सबसे बड़ा क्राइम है। इन शब्दों को सुनकर कल्प्रेट का खून जम गया, लेकिन उसके बगल में उसकी मां सरकास्टिक तरीके से हंसी और कहा कि केस सालों पहले बंद हो चुका था। डॉक्टर ने वियर्ड वाइब महसूस की, कहा कि मैं कुछ ही दिनों में पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा और रूम से चला गया। उस औरत लाइनस ने अपनी ट्रू फीलिंग्स नहीं छिपाई और कहा कि बेहतर होता अगर मैं मर गया होता। तो मैंने पूछा कि क्या मेरे जिंदा होने से उसे इतनी परेशानी हो रही है। कार्लोस ने जवाब दिया कि किंगडम के लिए ये शर्म की बात है कि एक प्रिंस हमले का शिकार हो और इतने सालों तक कोमा में रहे। उसने कहा, एक पैथेटिक प्रिंस भविष्य में किंग नहीं बन सकता। उसके बाद वे सब चले गए। अब जब वो अकेला था, प्रोटैगनिस्ट को एहसास हुआ कि भले ही वो दूसरों के सामने मैजिक का उपयोग कर रहा था, किसी ने ध्यान नहीं दिया था। उसने अंदाजा लगाया कि उनके अलग अलग पावर लेवल्स ने उसे दूसरों की नजर में आने से बचा लिया। दुष्ट क्वीन और उसके बेटों को फिर से देखकर प्रोटैगनिस्ट तुरंत रिवेंज लेना चाहता था। हालांकि उसने खुद को कंट्रोल कर लिया। उसने इसका श्रेय लंबे समय तक टेम्पल में रहने को दिया, लेकिन फिर भी वो अपना वेंजेंस लेना चाहता था। फिलहाल उसे शांति से सोचना था कि क्या करना है, लेकिन अभी के लिए वो कुछ खाना चाहता था और सोच रहा था कि कोमा से जागने के बाद उसका पहला मील क्या होगा। अपनी सीक्रेट पावर्स वापस पाने और अपने बाल काटने के 15 दिन बाद प्रोटैगनिस्ट अपने रूम में ट्रेनिंग कर रहा था। उसने महसूस किया कि जब करने के लिए बहुत कुछ न हो तो समय बहुत धीरे बीतता है। साथ ही एक नेक्रोमांसर के मानव शरीर के ज्ञान और मास्टर हया द्वारा सिखाई गई मेडिकल एक्सपर्टाइज के साथ अपने बॉडी को पूरी तरह से रिस्टोर करना कोई इशू नहीं होगा।
प्रोटैगनिस्ट ने अपनी आइसोलेशन के दौरान जो कुछ भी सीखा था उसे प्रैक्टिस में डाल दिया और पाया कि मैजिक ने वास्तव में चीज़ों को बहुत कन्वीनियंट बना दिया था। फिर भी एक बात उसे परेशान कर रही थी। उसकी मेड एमी ने डॉक्टर के ऑर्डर्स को सख्ती से फॉलो करने और प्रिंस को रोजाना सूप सर्व करने का फैसला किया था। इस वजह से उसे एक बूढ़े आदमी जैसा महसूस हो रहा था जो कुछ भी चबा नहीं सकता था। एमी को बुरा लगा कि उसे ये पसंद नहीं आया, लेकिन उसने दावा किया कि वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती। इसके बावजूद प्रोटैगनिस्ट ने जोर देकर कहा कि उसे बनाए रखने के लिए एक डिश काफी नहीं होगी, इसलिए उसने उसे इसके जैसे 5 और सर्व करने के लिए कहा। मेड इस रिक्वेस्ट से हैरान थी, लेकिन डेवी ने उसे भरोसा दिलाया कि जब तक वो मील लाएगी वो सब कुछ खा लेगा। डेवी जानता था कि एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए ये बहुत ज्यादा होगा, लेकिन उसके द्वारा उपयोग किए गए रेस्टोरेशन मैजिक के कारण उसे भोजन की जितनी मात्रा की आवश्यकता थी वो बहुत अधिक थी। एक तरह से ठीक से खाने के बाद उसे लगा जैसे उसकी सोल को आखिरकार शांति मिल गई। हालांकि उसने बहुत सारा खाना खाया, लेकिन उसके बाथरूम के चक्कर भी बार बार लगे। कुछ समय बाद डेवी के सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स आए और उसने एक अनएक्सपेक्टेड सच उजागर किया। एमी ने इसके लिए अपनी अपॉलॉजीज दी, लेकिन डेवी ने उसे ये कहते हुए दिलासा दिया कि इसमें उसकी गलती नहीं थी। उसे एहसास हुआ कि वो जितनी मात्रा में भोजन कर रहा था वो उसके फैमिली के लिए एक समस्या बन रहा था। इतना ही नहीं, उसे पता चला कि एमी कासल में बची हुई इकलौती सर्वेंट थी। फैमिली की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ने इसे भी इम्पैक्ट किया था। इसके अलावा वो कासल जहां वो रहता था केवल एक मेड के लिए अकेले सब कुछ मैनेज करने के हिसाब से इनॉर्मस था। भविष्य को लेकर चिंतित डेवी ने पूछा कि कासल के एसेट्स की एस्टिमेटेड वैल्यू क्या है। एमी ने जवाब दिया कि उनके पास केवल 6000 गोल्ड कॉइन्स हैं। डेवी ने कहा कि अगर वे इस बजट को मैनेज कर सकें तो उन्हें और कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हालांकि एमी ने बताया कि ऑफिशियली उन्हें महीने में 500 गोल्ड कॉइन्स मिलने चाहिए थे, लेकिन हकीकत में उन्हें 100 से भी कम मिल रहे थे। डेवी ने पूछा कि क्या उसके फैमिली का एक्सटॉर्शन किया जा रहा है। मेड ने कहा नहीं, तो उसने पूछा कि क्या समस्या उसकी सैलरी की है, लेकिन वो समझ गया कि इस समय तक शायद उसे रेगुलर पेमेंट भी नहीं मिल रहा था। एमी उससे झूठ नहीं बोल सकी, इसलिए उसने स्वीकार किया कि उसे पहले जो मिलता था उसका केवल 1/3 मिल रहा है। इसके साथ डेवी ने सोचा कि एमी जेनरस हो सकती है, लेकिन ऐसी कंडीशंस में काम करने के लिए राजी होना मूर्खता थी। आखिर हाउसहोल्ड मेड्स को नोबिलिटी की प्रॉपर्टी माना जाता था और एमी एक आर्टिस्ट की बेटी थी। उनकी खराब परिस्थितियों के कारण वो उसकी मेड बन गई थी, लेकिन पिछले 6 सालों से अकेले प्रिंस और कासल की देखभाल करना निश्चित रूप से बहुत टफ रहा होगा। इतना ही नहीं, उसने प्रिंस की देखभाल जारी रखने के लिए व्यावहारिक रूप से अपनी थोड़ी सी कमाई भी खर्च कर दी थी। इस वजह से डेवी ने उसे आदेश दिया कि जो उसे अब तक नहीं मिला है उसे वो उसके पर्सनल फंड से ले ले। एमी ने ऐसा करने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि उनके पास अगले दिन के लिए खाना भी नहीं है, इसलिए वो इतनी बड़ी अमाउंट स्वीकार नहीं कर सकती। डेवी ने उससे कहा कि अब से उसे उसके साथ प्रिंस जैसा व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। उसने ये भी कहा कि वो अब बहुत बेहतर महसूस कर रहा है और उसे अब उसकी कांस्टेंट केयर की जरूरत नहीं है। इसके अलावा प्रिंस कहलाना बहुत फॉर्मल था और उसे एमी से डिस्टेंट महसूस कराता था, और उसे ये पसंद नहीं था क्योंकि वही एक ऐसी व्यक्ति थी जो इतने लंबे समय तक वास्तव में उसके साथ रही थी। कुछ समय बाद वो व्यक्ति कहता है कि प्रिंस के लिए पहले से अकाउंटेड फॉर फंड्स का उपयोग करना असंभव है। हालांकि डेवी का ध्यान केवल काउंसलर की अजीब मूंछों पर है। वो नोटिस करता है कि उसके आसपास के लोग उसे डिस्डेन के साथ देख रहे हैं और यहां तक कि काउंसलर भी इसे देखता है, लेकिन अपना सिर झुकाने के बजाय डेवी काउंसलर से कहता है कि वो उसकी रिक्वेस्ट में बाधा न डाले। वो कहता है कि उसे करीब 500 गोल्ड मिलने चाहिए, लेकिन उसे आधे से भी कम मिल रहा है और वो जानना चाहता है क्यों। काउंसलर समझाता है कि कासल के मेंटेनेंस की कॉस्ट्स उस गोल्ड की अमाउंट से काट ली जाती हैं जो प्रिंस की फैमिली को मिलनी चाहिए, इसलिए उन्हें केवल वही मिलता है जो बच जाता है। हालांकि डेवी कहता है कि वो इन आर्ग्यूमेंट्स से इरिटेट हो रहा है। उसके आसपास के लोग भी ऐसा ही महसूस करते हैं क्योंकि वे पॉइंट आउट करते हैं कि फैमिली के कासल के फ्लोर्स टूटे हुए हैं और गार्डन खरपतवार से भरा है, इसलिए ऐसी खराब तरीके से मेंटेन जगह को बनाए रखने में इतना खर्च नहीं आना चाहिए। डेवी भी इससे सहमत है। इतना ही नहीं, वो जानता है कि किसी प्रिंस या रॉयल फैमिली के किसी अन्य सदस्य के लिए अपना फाइनेंसेस खुद मैनेज करना अनकॉमन है। बदले में काउंसलर कहता है कि मेंटेनेंस फंड के उपयोग की फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा सुपरविजन नहीं की जाती है। वो ये भी कहता है कि ये जगह बजट मैनेज करने के लिए है, लोन्स की रिक्वेस्ट करने के लिए नहीं। डेवी को एहसास होता है कि कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का दोष लेने को तैयार नहीं है। फिर वो जाने की तैयारी करता है जब तक कि काउंसलर ये नहीं पूछता कि क्या प्रिंस मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जाएगा। डेवी जवाब देता है कि उसे वहां कोई आंसर्स नहीं मिलेंगे। जाने से पहले वो काउंसलर से कहता है कि वो उस पैसे का आनंद ले जो अभी भी उसकी जेब में है। जैसे ही वो पैलेस से गुजरता है,
डेवी सोचता है कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि एमी के अलावा कोई और सर्वेंट काम पर नहीं बचा, क्योंकि कम पेमेंट मिलने के अलावा नोबल्स द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, जिससे सारा बोझ एमी पर आ गया। इसके बाद डेवी पूछता है कि क्या एमी उसके लिए एक सॉर्ड ला सकती है। मेड ऐसी अचानक रिक्वेस्ट से हैरान रह जाती है, लेकिन वो दावा करता है कि उसका सॉर्ड का उपयोग किसी को नुकसान पहुंचाने या ऐसा कुछ करने का कोई इरादा नहीं है। उसकी एब्सेंस में डेवी सोचता है कि वो किसी इंसान को नहीं काटेगा, क्योंकि जिन्हें वो टारगेट कर रहा है उन्हें इंसान भी नहीं माना जा सकता। प्रोटैगनिस्ट जानता है कि वो अभी एक अनस्टेबल पोजीशन में है और वो बिना प्रायर प्लानिंग के अपने टारगेट्स को एलिमिनेट करना शुरू नहीं कर सकता। आखिरकार वो पहले से ही एक आउटकास्ट है और अगर उसका पता चल गया तो ये और भी बुरा हो सकता है। इसके अलावा उसका इरादा उन नोबल्स के लेवल तक गिरने का नहीं है जिनसे वो इतनी नफरत करता है। एक अन्य मोड़ पर डेवी और उसकी मेड का सामना एक मरे हुए वाइल्ड बोर से होता है। डेवी दावा करता है कि उसे वो जानवर उसी हाल में मिला। ये जाहिर तौर पर एक झूठ है, क्योंकि उसने खुद उस जानवर का शिकार किया है और अब उसे खाने के लिए प्रिपेयर कर रहा है। हालांकि इसे देखकर एमी परेशान हो जाती है, ये दावा करते हुए कि एक प्रिंस के हाथ कभी भी किसी मरे हुए जानवर को नहीं छूने चाहिए। इतना ही नहीं, वो उसे सावधान रहने के लिए कहती है ताकि वो फिर से घायल न हो जाए। डेवी कहता है कि अगर उसे ऐसा करते हुए कोई और नहीं देखता है तो सब ठीक रहेगा। वो जानता है कि अगर वो किंग से मिलना भी चाहे तो उसे ऐसा करने से रोक दिया जाएगा। जहां तक दूसरों की बात है, वो उनके बारे में भी कुछ नहीं कर सकता। डेवी जानता है कि क्वीन उसे नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी पूरी पावर लगा रही है। हालांकि हरक्यूल्स के अप्रेंटिस के रूप में वो जानता है कि सर्वाइवल की बात आने पर खुद का बचाव कैसे करना है। इस स्थिति में डेवी एमी से कहता है कि वो वाइल्ड बोर अब उसका डिनर होगा और जानवर से उसे कोई खतरा नहीं है। एक और समय क्वीन के चेंबर्स में वो एक मेड से कहती है कि वो डेवी के बारे में जितना सोचती है उतना ही उसे वो अपने कोमा से पहले की तुलना में अलग लगता है। उसकी मेड शर्ली कहती है कि डॉक्टर्स के अनुसार प्रिंस अब मुश्किल से चल सकता है और उसे पूरी तरह रिकवर होने में 1 साल से ज्यादा का समय लगेगा। हालांकि क्वीन पूछती है कि क्या कोई संभावना है कि ये इन्फॉर्मेशन गलत हो। वो कहती है कि भले ही शर्ली ब्लैक मून के लिए क्लास ए इन्फॉर्मेंट है, लेकिन क्वीन की उपस्थिति में वो एक क्लास सी मेड से बढ़कर कुछ नहीं है। शर्ली राउंड की कैपिटल में रहने वाली असैसिन्स गिल्ड ब्लैक मून से ताल्लुक रखती है। क्वीन प्रिंस के जागने से सहज महसूस नहीं कर सकती। क्वीन जानती है कि यहां तक कि किंग ने भी प्रिंस को छोड़ दिया है और कोमा से जागने के बाद भी वो वीक है, लेकिन वो वास्तव में तभी सहज महसूस करेगी जब वो प्रिंस को अपने रास्ते से पूरी तरह हटा देगी। उसकी ये इच्छा होने के बावजूद शर्ली चेतावनी देती है कि उसके साथी क्लास से स्वतंत्र होकर काम करते हैं। अगर क्वीन उनका अपमान करना जारी रखती है तो उसे उनके साथ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। चौंककर क्वीन कहती है कि उसने केवल अपनी चिंताओं को जोर से व्यक्त किया है। वो ये भी कहती है कि वो चाहती है कि वो किसी भी क्षण प्रिंस के प्लान्स को इंटरप्ट कर सके, अन्यथा वो दावा करती है कि शर्ली ही होगी जिसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये कहकर वो मेड को डिसमिस कर देती है। उसकी अनुपस्थिति में क्वीन सोचती है कि अगला कदम उठाने से पहले इन डिसोबीडियंट कुत्तों से छुटकारा पाना बेहतर है और वह इसके होने का इंतजार नहीं कर सकती। एक फ्लैशबैक दिखाता है कि प्रोटैगनिस्ट ने एक बार सीखा था कि माना को कंट्रोल करना सैकड़ों सुइयों के माध्यम से एक धागा खींचने जैसा है, कुछ ऐसा जिसे धीरे धीरे और सावधानी से किया जाना चाहिए। उसके मास्टर ने उसे ये भी बताया था कि पहुंचने के लिए सबसे कठिन हिस्से ब्रेन की वेन्स हैं और अगर वो अंधा नहीं होना चाहता तो उसे इन टीचिंग्स को कभी नहीं भूलना चाहिए। हालांकि जब उसने अपने मास्टर्स को देखा तो प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि प्रीस्टेस रोअस महज एक शराबी थी जो महज शब्दों से समुद्र को 2 हिस्सों में बांट सकती थी। दूसरी एक नेक्रोमांसर थी जो रोअस से ज्यादा प्रीस्टेस की तरह व्यवहार करती थी, और एक महान मेज होने के बावजूद वो हमेशा अपने बड़े स्टाफ का दिखावा ही करती थी। फिर गॉडेस हिपोक्रा, जिसे सिस्टर हिया के नाम से भी जाना जाता है, ने कहा कि इस एक्सपेरिमेंट में भाग लेते समय वो टास्क को पूरा करने की पूरी कोशिश करेगी। उसने ये भी कहा कि लोग उसे केवल देखने के लिए नहीं ढूंढते थे बल्कि उससे सीखने के लिए भी ढूंढते थे। इसलिए वो चाहती थी कि डेवी थोड़ी और कोशिश करे और उसने अफर्म किया कि अगर वो अपने मास्टर्स पर ज्यादा भरोसा करे तो वो अपनी एबिलिटीज को इवॉल्व करने में सक्षम हो सकता है। हालांकि जिस पल प्रोटैगनिस्ट ने ऐसा किया वो इतने अनप्लेजेंट एक्सपेरिमेंट से गुजरा कि वो फिर कभी ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। प्रेजेंट में वापस एमी उसे पैलेस के बाहर पाती है। वो पूछती है कि प्रिंस फिर से गार्डन्स को एक्सप्लोर क्यों कर रहा है। वो बस इतना कहता है कि मौसम बहुत सुहावना है और यहां तक कि फॉरेस्ट गार्डन भी अब एलिगेंट दिखता है। फिर वो एमी से कहता है कि वो अपनी ड्यूटीज पर लौट सकती है और उसे केवल तभी सूचित करना चाहिए जब कोई उसके बारे में पूछे। डेवी सोचता है कि आमतौर पर एमी पागल हो जाती अगर वो उसे किसी भी तरह की खतरनाक चीज में पड़ते हुए देखती। हालांकि वो अभी भी उसके साथ बैठने और खाने से मना करती है। वैसे भी उसे गार्डन के बीच में एक अच्छी जगह मिल जाती है। ये डिस्क्रीट और शांत जगह है ताकि वो आखिरकार अपना काम शुरू कर सके। इसके साथ वो अपनी मेडिटेशन प्रोसेस शुरू करता है।
आसपास के माना को एब्जॉर्ब करने के लिए कॉन्सेंट्रेट करता है। डेवी सोचता है कि जब तक हवा शुद्ध है, उसके फेफड़ों को ऑक्सीजन से पोषण मिलने के अलावा वो नेचर का कुछ माना भी सोख लेता है। यह है एंशिएंट टेक्निक कहा जाता है, खुद ओडिन द्वारा बनाई गई थी और पीढ़ी दर पीढ़ी अन्य गॉड्स को दी गई थी। लेकिन इसकी इफेक्टिवनेस के बावजूद प्रत्येक यूजर अपने बॉडी में जितना माना स्टोर कर सकता है उसकी एक लिमिट है। इसलिए इस लिमिट को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग और मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। हालांकि इस मेथड के माध्यम से जो माना आमतौर पर इकट्ठा करने में महीनों लग जाते हैं, वो कुछ ही दिनों में प्राप्त किया जा सकता है, जिससे यह एक मिराकुलस टेक्निक बन जाती है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि अगर सबको इसका पता चल गया तो देश में रेवोल्यूशन आ जाएगी, लेकिन उसका इस नॉलेज को शेयर करने का कोई इरादा नहीं है। अपनी मेडिटेशन के दौरान प्रोटैगनिस्ट नोटिस करता है कि कोई उसे देख रहा है। वो सोचता है कि कौन घात लगाए बैठा है, लेकिन उस व्यक्ति को एहसास हो जाता है कि उसकी उपस्थिति नोटिस कर ली गई है और वह तुरंत भाग जाता है। डेवी सोचता है कि भले ही काफी समय हो गया है जब किसी ने उसे करीब से देखा हो, इसकी जांच करना केवल परेशानी लाएगा, इसलिए वो फिलहाल इसे जाने देने का फैसला करता है। वो एक फ्रैजाइल और बेकार प्रिंस की इमेज प्रोजेक्ट करना चाहता है, क्योंकि इससे वो शांति से अपने माना को ट्रेन कर सकेगा। हालांकि वो सोचता है कि उसे एक और इशू माना सर्कल से निपटना है। डेवी जानता है कि प्रीस्ट्स मैजिक का उपयोग नहीं कर सकते और मेजेस सेक्रेड पावर्स का उपयोग नहीं कर सकते। इसके अलावा नेक्रोमांसी एक ऐसी शक्ति है जिसका उपयोग दोनों ही नहीं कर सकते। हालांकि वो एक स्पेशल केस है, क्योंकि वो प्रीस्ट्स, मेजेस और नेक्रोमांसर्स की एबिलिटीज को वील्ड कर सकता है। ये सब उसके पागल टेम्पल मास्टर्स और 2 एक्सेंट्रिक रिसर्चर्स की बदौलत है। फिर भी बस उस समय को याद करने से प्रोटैगनिस्ट को बुरा महसूस होता है। वैसे भी वो सोचता है कि मेजेस आमतौर पर माना का उपयोग करने के लिए अपने दिल में एक सर्कल बनाते हैं। दुर्भाग्य से ये मेथड नेक्रोमांसी और सेक्रेड पावर के बीच के क्लैश को हैंडल नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता तो उसका दिल शायद आर्टरी सर्कल नामक प्रोसेस में नष्ट हो जाता। इस मेथड में एक अभेद्य और माना रेजिलिएंट सर्कल बनाने के लिए उसके शरीर के चारों ओर की आर्टरीज को कंबाइन करना शामिल है। ऐसा करने से डेवी अपने दिल सहित अपने पूरे शरीर का उपयोग करेगा, और न केवल ये नेक्रोमांसी और सेक्रेड पावर के बीच के क्लैश को रोकेगा, बल्कि ये सरप्राइजिंग रिजल्ट्स भी लाएगा। हालांकि चूंकि ये बॉडी मॉडिफिकेशन के जितना करीब हो सकता है उतना है, एक भी गलती फेटल होगी, इसलिए वो इस मेथड का सहारा नहीं लेना चाहता था। पिछली बार वो केवल टेम्पल मास्टर्स की वजह से सफल हुआ था। वो प्रोसेस के आउटकम को लेकर अनश्योर है। इसके बारे में इतना सोचते हुए प्रोटैगनिस्ट को एक ग्लिम्प्स मिलती है। वो अंततः अपने मास्टर्स को देखता है, इसलिए वो सोचता है कि भले ही वो मेथड में फेल हो जाए, ये टेम्पल में 1000 साल बिताने जितना बुरा नहीं होगा। उस स्थिति में वो कोशिश करने का फैसला करता है। कुछ समय बाद प्रिंस को लेकर चिंतित एमी सोचती है कि डिनर का समय बीत चुका है और वो अभी तक नहीं आया है। उसे ये अजीब लगता है, क्योंकि वो अपने मील्स के लिए कभी लेट नहीं होता। उसे आदेश दिया गया था कि जब तक कुछ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस का न हो, वो प्रिंस को डिस्टर्ब न करे। इसके अलावा अगर प्रिंस को कुछ भी हुआ तो उसे रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है। हालांकि प्रोटैगनिस्ट कुछ ही देर बाद दिखाई देता है। वो उसे वेट कराने के लिए अपॉलोजाइज करता है। डेवी कहता है कि वो एमी की रेजिलियंस की प्रशंसा करता है। इतना ही नहीं, वो अंततः उस पर कोलैप्स हो जाता है। इससे एमी काफी एम्बैरेस्ड हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि यह अफेक्शन का प्रदर्शन है। हालांकि प्रोटैगनिस्ट बस उस पर लीन कर रहा था। शेयर एग्जॉस्शन के कारण वो मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। इसी वजह से वो फिर जमीन पर गिर जाता है, जिससे एमी उसकी फिजिकल स्टेट को लेकर सच में चिंतित हो जाती है। कुछ समय बाद प्रोटैगनिस्ट अपने बेड पर जागता है। उसे एहसास होता है कि एमी को पाते ही वो फेंट हो गया था। एमी की बात करें तो डेवी को अपनी दोस्त की प्रेजेंस का पता तब चलता है जब वो उसे अपने पास लेटा हुआ देखता है। इसके साथ वो जानता है कि उसने एक बार फिर एमी के लिए ट्रबल पैदा कर दी है। वैसे प्रोटैगनिस्ट को एहसास होता है कि सर्कल फॉर्मेशन की प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। उसकी वेन्स में 3 पावर्स बह रही हैं और इस स्ट्रेंज सर्कल के ऊपर एक और स्पेशल इफेक्ट है। इतना ही नहीं, डेवी एनवायरनमेंट में एक स्ट्रॉन्गर माना प्रेजेंस महसूस करता है। चूंकि वो अब स्ट्रॉन्गर है, वो हवा से अधिक माना एब्जॉर्ब कर सकता है। उसे लगता है कि अपनी फिंगर्स के सिर्फ एक फ्लिक से वो किसी भी सिंपल स्पेल का उपयोग कर सकता है, जिसमें रेस्टोरेशन भी शामिल है। 5 महीने बाद चीजें अलग हैं। एमी कुछ इंग्रेडिएंट्स के साथ प्रोटैगनिस्ट की मदद कर रही है। डेवी का मानना है कि वो जो खा रहा है उससे वो ठीक है। जब से आर्टरी सर्कल कंप्लीट हुआ और उसकी लाइफ स्टेबलाइज हुई, तब से कोई उसके कासल में मीट और वेजिटेबल्स छोड़ रहा है। पहले उसने इसे क्वीन की किसी प्लान का हिस्सा माना, लेकिन उसे नहीं लगता कि वो बिना किसी कारण के हर बार इतनी परफेक्टली इससे बच सकती है। डेवी को लगता है कि कोई वाकई उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा है, हालांकि उसने अभी तक ये पता नहीं लगाया है कि ये कौन कर रहा है। हालांकि उसे एक प्रेजेंस महसूस होती है,
क्योंकि उसने इस व्यक्ति को खोजने के प्रयास में पूरे कासल में अपना माना फैला दिया है। फिर भी उसे कोई जवाब नहीं मिला है। हालांकि इससे प्रोटैगनिस्ट को यह बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल रही है कि कौन उसके करीब आ रहा है या उससे दूर जा रहा है। फिर एमी कहती है कि उन्हें जल्द ही फूड प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। हालांकि डेवी चेतावनी देता है कि उनके पास जल्द ही गेस्ट्स होंगे, क्योंकि उसे किसी के आने का एहसास होता है। वो सोचता है कि ये कौन हो सकता है, ये अंदाजा लगाते हुए कि ये क्वीन के इन्फॉर्मेंट्स में से एक हो सकता है। अपने क्वार्टर्स में पहुंचकर प्रोटैगनिस्ट अपने विजिटर्स का स्वागत करता है। एक प्रीस्ट उसकी फिजिकल स्टेट को एनालाइज करता है और पूछता है कि क्या प्रिंस को लगता है कि वो जल्द ही पूरी तरह रिकवर हो जाएगा। वो कहता है कि चूंकि प्रिंस इतने लंबे समय से बेडरिडन है, इसलिए उसे हील करने के प्रयास में उसकी होली पावर्स का उपयोग करना डेंजरस है। प्रोटैगनिस्ट बदले में मानता है कि क्लेरिक जो कुछ भी कह रहा है वो नॉनसेंस है, क्योंकि उसने अभी तक प्रॉपर हीलिंग स्पेल्स का उपयोग नहीं किया है और उसकी मदद करने का कोई वास्तविक इरादा नहीं है। डेवी जानता है कि प्रीस्ट नेशन में गॉड को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए किसी और के ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ देना डिसअपॉइंटिंग है। इसलिए वो सोचता है कि प्रीस्ट को अपने वर्ड्स बचाकर रखने चाहिए, क्योंकि वो जानता है कि प्रीस्ट का मदद करने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन जैसा कि बहुत से लोग मानते हैं, उसके विपरीत डेवी लगभग हील हो चुका है। प्रीस्ट अपना बचाव करते हुए कहता है कि प्रिंस एक लेमैन है और उसे नहीं पता कि वो किस बारे में बात कर रहा है। वो ये भी कहता है कि पावर का उपयोग और नॉलेज केवल प्रीस्ट्स को दी जाती है और एक प्रिंस के रूप में भी उसे प्रिंस कार्लोस की तरह सेल्फिश नहीं होना चाहिए। ये सुनकर एमी फादर बोरिस को उनके रूड वर्ड्स के लिए रेप्रिमेंड करती है। बदले में उन्हें एक मामूली मेड द्वारा रेप्रिमेंड किया जाना पसंद नहीं आता। गुस्से में वो उस युवती को स्लैप कर देते हैं। डेवी एमी को लेकर चिंतित है। आखिर वो अपने डिस्गाइज को खराब किए बिना इंटरवीन नहीं कर सकता। बोरिस खुद को जस्टिफाई करता है, ये दावा करते हुए कि अगर वो एक मेड को इस तरह बिहेव करने देता तो ये प्रिंस के लिए ही बुरा होता, इसलिए उसे करेक्ट करना पड़ा। हालांकि वो कहता है कि इतनी दूर तक जाना शर्म की बात है, क्योंकि उसका दावा है कि मेड की मुस्कान ब्यूटीफुल है। इरिटेटेड होकर डेवी लगभग प्रीस्ट का सामना करने के लिए खड़ा हो जाता है। वैसे भी बोरिस कहता है कि वो जा रहा है और मेड से कहता है कि कम से कम उसे दूर तक अकंपनी करे। इसके साथ ही वो कहता है कि वो अगले एग्जामिनेशन के लिए 15 दिनों में लौटेगा। प्रोटैगनिस्ट एमी को उसे दूर तक अकंपनी करने के लिए कहता है। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन प्रिंस की आज्ञा मानने के अलावा उसके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। रूम के बाहर बोरिस एमी के साथ एक मीटिंग अरेंज करने की कोशिश करता है, उसे रात में अकेले आने के लिए कहता है। वो दावा करता है कि प्रिंस की लाइफ उसके हाथों में है, इसलिए यदि वो डेवी का वेलबींग चाहती है तो उसे वही करना होगा जो वो कहता है। हालांकि बोरिस को एक मामूली मेड या बीमार प्रिंस की परवाह नहीं है। उसका मानना है कि वो लड़की के साथ जो चाहेगा वो करेगा और फिर उसे ऐसे डिस्कार्ड कर देगा जैसे वो कुछ भी नहीं थी। अपने रूम में अकेला प्रिंस गुस्से से भर जाता है। वो यह सोचते हुए खड़ा होता है कि उसने टेम्पल में अपनी डिग्निटी इसलिए नहीं बनाई कि वो इस तरह की स्थितियों में चुपचाप खड़ा रहे। डेवी को याद आता है कि लेडी डैफ्नी हमेशा कहती थी कि अगर उसने अपने एंगर को कंट्रोल नहीं किया तो वो एक एनिमल बन जाएगा। जब प्रीस्ट के कंपेनियंस प्रिंस को चलते हुए देखते हैं तो वे सच में टेरिफाइड हो जाते हैं। डेवी मन ही मन सोचता है कि प्रॉपर रेज लाइफ का एक सोर्स है और उसके पर्पस को गाइड भी कर सकता है। उसका ये भी मानना है कि यदि लेजीनेस प्रोग्रेस की है तो एंगर उसकी फंडामेंटल स्ट्रेंथ होगी। जल्द ही प्रीस्ट के कंपेनियंस उसकी सॉर्ड का शिकार होने वाले पहले व्यक्ति बनते हैं। इस बीच प्रीस्ट एमी को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि वो क्वीन के ऑर्डर्स पर काम कर रहा है, इसलिए उसे एक मामूली वीक प्रिंस की परवाह नहीं है। उसकी मेड की तो बात ही छोड़िए। इतना ही नहीं, बरस का दावा है कि किंगडम में हर कोई एक ही तरह से सोचता है, इसलिए वो उन दोनों के साथ जो चाहे कर सकता है बिना किसी पनिशमेंट के, क्योंकि उसे क्वीन का प्रोटेक्शन गारंटीड है। ये सुनकर डेवी हंसने लगता है, ये दावा करते हुए कि उसे एक्ट करने के लिए एक एक्सक्यूज चाहिए था और उसे वही मिल गया जिसकी वो तलाश कर रहा था। वो फिर अपनी सॉर्ड को प्रीस्ट की ओर पॉइंट करता है और एमी से पूछता है, रॉयल्टी के खिलाफ ब्लास्फेमी की पनिशमेंट क्या है? अनॉयड और सरप्राइज्ड होकर प्रीस्ट पूछता है, प्रिंस खड़ा कैसे है? डेवी कहता है कि बरस को एक कारण से उसकी लो रैंकिंग पोजीशन से प्रमोट नहीं किया गया था। उसकी सेक्रेड मैजिक की वास्तव में कभी आवश्यकता ही नहीं थी। इसके बाद प्रोटैगनिस्ट एमी को याद दिलाता है कि उसने उसे हमेशा उसके सवालों का जवाब देने की चेतावनी दी थी और वो एक ही चीज 2 बार नहीं पूछना चाहता। उस स्थिति में एमी कहती है कि रॉयल्टी के खिलाफ ब्लास्फेमिंग की पेनल्टी इमीडिएट एग्जीक्यूशन है। उसके तुरंत बाद प्रोटैगनिस्ट बोरास पर सेंटेंस कैरी आउट करता है। अपने लास्ट वर्ड्स के साथ प्रीस्ट कहता है कि क्वीन रिटेलिएशन के बिना ऐसा नहीं होने देगी। डेवी चेतावनी के लिए फोनी प्रीस्ट को धन्यवाद देता है, लेकिन कहता है कि वे सभी जो प्रीस्ट के साथ खड़े थे उनका भी वही हश्र होगा। प्रोटैगनिस्ट को क्वीन को खोजने में ज्यादा समय नहीं लगा।
जैसे ही वो उसे ढूंढती है, वो कहती है कि डेवी को प्रीस्ट जैसे किसी व्यक्ति को मारने के लिए क्रेजी होना चाहिए। आखिरकार वो होली ऑर्डर का एक डिसाइपल था। प्रोटैगनिस्ट खुद को जस्टिफाई करता है, ये कहते हुए कि बरस ने उसकी लाइफ को थ्रेटन किया था, इसलिए उसने उसे कानून के अनुसार पनिश किया। अनॉयड होकर क्वीन प्रिंस पर अटैक करने वाली होती है। हालांकि वो कहता है कि उसके कोमा से पहले किंगडम के लॉज इतने ब्रूटल नहीं थे। इतना ही नहीं, वो कहता है कि जब ये सब हो रहा है, किंग खामोश है। इसके अलावा डेवी को अपने एक्शंस के लिए पनिश होने का कोई मतलब नहीं दिखता, क्योंकि उसने बस उस व्यक्ति से निपटा जिसने रॉयल्टी के खिलाफ ब्लास्फीम्ड किया था। इन प्रोवोकेशंस के साथ क्वीन सच में अनॉयड हो जाती है, लेकिन पीछे हट जाती है। परवाह किए बिना वो कहती है कि प्रिंस के पास उसके कहने का कोई प्रूफ नहीं है, और भले ही ये सच हो, उसका दावा है कि रेकलेसली होली ऑर्डर को उकसाना फूलिश है। वो फिर कहती है कि वो हमेशा से जानती थी कि डेवी को अपनी माँ की स्टुपिडिटी विरासत में मिली है, और वो उसका और उसकी माँ का कई तरह से अपमान करने का अवसर लेती है। बदले में प्रोटैगनिस्ट कहता है कि किसी के पेरेंट्स को इस तरह ऑफेंड करना पोलाइट नहीं है, खासकर उस व्यक्ति को जो पहले ही गुजर चुका है। वो फिर अपनी सॉर्ड निकालता है और क्वीन को थ्रेटन करता है। हालांकि क्वीन के सर्वेंट्स तुरंत उसकी रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। तभी प्रोटैगनिस्ट को एहसास होता है कि क्वीन इतनी ऑडेशियस क्यों है। उसके पास इस तरह की स्थितियों में उसे प्रोटेक्ट करने के लिए लोग हैं। इसलिए वो कहता है कि एक ही रॉयल्टी के किसी व्यक्ति को मारने की कोशिश करना भी म्यूजिक अलग नहीं है। तुरंत क्वीन को एहसास होता है कि डेवी पहले से ही जानता है कि ये उसका बेटा कार्लोस था जिसने उसे मारने की कोशिश की थी। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि वो इतना स्टूपिड नहीं है कि बहुत लंबे समय तक अपने स्लीव में एक एस छिपाकर रखे। आखिर ये उसके स्टाइल को सूट नहीं करता। वो उससे ये भी कहता है कि जिस पल क्वीन ने उसे उसके कोमा के दौरान स्लैप किया था, उससे पता चलता है कि वो बहुत कंसिडरेट नहीं थी। इतना ही नहीं, वो उसे एक लेडी की तरह एक्ट करने के लिए कहता है, क्योंकि उसके चेम्बर्स की स्थिति देखकर उसका दावा है कि वो जगह एलिगेंट होने से कोसों दूर है। और चूंकि वो खुद वहां काम करने वाले सभी लोगों को डराकर भगाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, इसलिए अब वो जितनी जल्दी हो सके क्लीनिंग का ध्यान रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। अन्यथा वो कहता है कि एक बहुत ही नास्टी रूमर फैलना शुरू हो सकता है। इसलिए वो क्वीन से कहता है कि वो अब से अपने डिसीजन सावधानी से ले, क्योंकि वो उसे अपनी पीठ पीछे एक्ट करते हुए चुपचाप नहीं देखेगा। प्रोटैगनिस्ट के क्वीन के चेंबर से जाने के बाद उसने अपने गिल्ड सर्वेंट्स पर अपना सारा गुस्सा निकाल दिया और जोर जोर से चिल्लाई। इतना ही नहीं, उसने लगभग अपना पूरा रूम तबाह कर दिया। जल्द ही रूमर्स फैलने लगे। कुछ का मानना है कि प्रिंस ने प्रीस्ट को एलिमिनेट कर दिया था, क्योंकि वो अपने कोमा से जागने के बाद पागल हो गया था। हालांकि ये सब प्रोटैगनिस्ट के प्लान का हिस्सा था। क्वीन को पता चलने के बाद दूसरों को भी पता चल गया, लेकिन उनके पास फुल ट्रूथ तक एक्सेस नहीं था। उन्हें बस इतना पता था कि प्रिंस ने प्रीस्ट को एलिमिनेट कर दिया है। चूंकि पैलेस स्टाफ में से आधे क्वीन की साइड पर थे, डेवी की रेपुटेशन और भी गिर गई। हालांकि सभी न्यूज़ खराब नहीं थीं। एमी प्रिंस के सामने आई, उसे बताया कि उसके लिए और सप्लाईज छोड़ी गई हैं, भले ही डेवी ने कहा था कि उसे और मेडिसिनल हर्ब्स की ज़रूरत नहीं है। हालांकि एमी ने सजेस्ट किया कि वहां कोई ना कोई उसकी गुड नेचर के बारे में जानता होगा और उसे रिवॉर्ड देने की कोशिश कर रहा होगा। डेवी ने पूछा कि क्या एमी को लगता है कि वो एक गुड पर्सन है। लड़की हिचकिचाई नहीं और जवाब दिया हाँ। अपने सामने प्रिंस को किसी को एलिमिनेट करते देखने के बावजूद एमी ने उसके कैरेक्टर के बारे में अपनी ओपिनियन नहीं बदली थी। डेवी ने तब सोचा कि वो वाकई एक इनक्रेडिबल पर्सन है। उनकी बातचीत के बीच में कोई दिखाई दिया। वो बीसूस था, जो रॉयल फैमिली के एफिलिएट्स के लिए ग्रैंड चैम्बरलेन था। उसने प्रिंस को बताया कि वो क्वीन के कमांड पर सिनर्स को लाया है। बीसूस ने समझाया कि वे सभी पैलेस का पैसा चुरा रहे थे और कुछ ने भागने की कोशिश भी की, लेकिन पकड़े गए। प्रिंस ने तब पूछा कि ऐसे बिहेवियर के लिए अप्रोप्रिएट पनिशमेंट क्या है। चैम्बरलेन ने जवाब दिया कि सामान्य रूप से पनिशमेंट सिनर्स और उनके परिवारों का एलिमिनेशन होगा। हालांकि प्रिंस ही उनका भाग्य डिसाइड करेगा। डेवी ने मेंशन किया कि उसके ब्लडथर्स्टी होने की रूमर्स हाल ही में सर्कुलेट होने लगी हैं। उसने फिर पूछा कि क्या उसे उसी के अनुसार एक्ट करना चाहिए। सिनर्स ने उससे गिड़गिड़ाते हुए अपनी जान बख्शने की गुहार लगाई। जवाब में प्रिंस ने आदेश दिया कि उन सभी पर अप्रोप्रिएट पनिशमेंट लागू की जाए, लेकिन पहले वो चाहता था कि उन्हें 9 दिनों तक बिना फूड या वाटर के कैद रखा जाए। भले ही ये क्वीन का ऑर्डर था, डेवी इसे नापसंद करने के बावजूद सिचुएशन को अपने एडवांटेज में बदलना चाहता था। कुछ समय बाद प्रिंस ने आदेश दिया कि नए सर्वेंट्स हायर किए जाएं, लेकिन एमी को उसकी पर्सनल असिस्टेंट के रूप में रखा जाए और उसकी सैलरी बढ़ाई जाए। वो ये भी जानना चाहता था कि क्या उसके पिता के साथ ऑडियंस परमिट की जाएगी। बेसा ने मना कर दिया, इसलिए प्रिंस ने पूछा कि क्या उसके पिता ने मना किया है या क्वीन ने, जो उनकी पत्नी है। चैम्बरलेन जवाब नहीं दे सका, यह दावा करते हुए कि वो केवल एक मैसेंजर है। उसने प्रिंस से पेशेंट रहने के लिए भी कहा, यूजिक, क्योंकि उसकी रिक्वेस्ट अंततः ग्रांट कर दी जाएगी।
डेवी ने कहा कि वो इसे ध्यान में रखेगा। चेम्बरलेन तब जाने के लिए तैयार हुआ। उसके जाने से पहले प्रोटैगनिस्ट ने मेंशन किया कि उसने उसे मिले सभी फूड खा लिए हैं और इसलिए उसे चेम्बरलेन को और मेडिसिनल हर्ब्स भेजने की जरूरत नहीं है। हालांकि बीसस ने प्रिंस की बात न समझने का दावा किया, ये सजेस्ट करते हुए कि शायद प्रिंस को उसकी जेंटल नेचर का आशीर्वाद मिल रहा है। लेकिन उसने ये भी जोड़ा कि कोई बाहर उससे मिलना चाहता है, इसलिए वो उसे और डिस्टर्ब नहीं करेगा। प्रोटैगनिस्ट को यकीन था कि वही फूड और मेडिसिनल हर्ब्स ला रहा था। आखिर बीसस सभी किंग स्टाफ का हेड था और उसे हमेशा से जानता था। उसे बस ये नहीं पता था कि एमी के अलावा पैलेस में कोई और भी उसकी साइड पर है। वैसे भी डेवी को अपनी प्रतीक्षा कर रहे विजिट पर फोकस करने की आवश्यकता थी। एमी जल्द ही प्रकट हुई और अनाउंस किया कि फोर्थ प्रिंस और सेकंड प्रिंसेस उससे मिलने आए हैं। तुरंत प्रिंसेस प्रोटैगनिस्ट के रूम में एंटर हुई। उसका नाम विनली एल्रॉन था और वो अपने भाई को देखकर ओवरजॉयड थी। उसकी खुशी इतनी अधिक थी कि वो प्रोटैगनिस्ट पर जंप कर गई, जिससे वो फर्श पर गिर गया। एमी उसे उस हालत में देखकर बहुत चिंतित हो गई, लेकिन उसके तुरंत बाद उनके भाई ने दिखाई देते हुए कहा कि विनली को और केयरफुल होना चाहिए। वो बरीस ऑलरॉन था, फोर्थ प्रिंस और विनली का ट्विन ब्रदर, और उसने ये भी जोड़ा कि वो डेवी को हेल्थी देखकर खुश है। वर्तमान किंग क्रायोनस एल्रॉन के 3 महिलाओं से बच्चे थे। वर्तमान क्वीन उसकी पहली मिस्ट्रेस अनीशा और उसकी दूसरी मिस्ट्रेस एलिस। जबकि एलिस क्वीन की परफेक्ट सपोर्ट है, अनीशा ने न्यूट्रल रहने का फैसला किया और दूसरों के बीच एक आउटसाइडर बन गई। बरीस और विनली अनीशा के बच्चे हैं, जो उन्हें प्रोटैगनिस्ट के हाफ सिबलिंग्स बनाते हैं। जबकि बरीस एक अधिक फॉर्मल और पोलाइट डिमीनर अपनाता है, उसकी बहन अधिक रेकलेसली एक्ट करती है। विनली अपने भाई से कहती है कि वो हर समय इतना फॉर्मल एक्ट न करे, उसे याद दिलाती है कि वो वही था जिसने डेवी को देखने की चाहत में वाइनिंग शुरू की थी। जैसे ही वे बहस करते हैं, एमी ये चेक करने की कोशिश करती है कि क्या प्रिंस ठीक है। बैठने और बात करने के बाद उन्हें एहसास होता है कि उनकी लास्ट मीटिंग को 6 साल बीत चुके हैं। डेवी के कोमा में जाने के बाद ट्विंस को एक रिमोट एरिया में भेज दिया गया था। वे उस समय केवल 8 साल के थे और जो ऑर्डर्स उन्हें मिले थे उन्हें मानने के अलावा वे कुछ नहीं कर सकते थे। इसके अलावा उनकी मां ने अपनी पहली बेटी दाना को एक फॉरेन रेल्म में भेज दिया था। यह सब वर्तमान क्वीन की स्कीम्स के कारण हुआ था। उनकी बातचीत पर वापस लौटते हुए ट्विंस मेंशन करते हैं कि उन्होंने अपने पिता को देखा है। डेवी पूछता है कि किंग कैसे हैं। बरीस जवाब देता है कि थक जाने के बावजूद उनके पिता ठीक हैं। हालांकि विनली को एहसास होता है कि उसके भाई डेवी को अपने पिता से मिलने का मौका तक नहीं मिला है और वो इससे शॉक्ड है। वैसे भी बरीस मेंशन करता है कि वहां आने के रास्ते में उसने नोटिस किया कि पैलेस की कंडीशन स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं थी। डेवी समझाता है कि कुछ लोग उसका पैसा चुरा रहे थे, लेकिन उसने पहले ही इसका ध्यान रख लिया है और जल्द ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। फिर भी बरीस इंसिस्ट करता है कि यह अनएक्सेप्टेबल है। जबकि उसका भाई कोमा में था, कुछ लोगों ने उसे रॉब करने का फैसला किया, इसलिए वो किंग से एक्शन लेने के लिए कहने का प्लान बनाता है। हालांकि प्रोटैगनिस्ट उससे ऐसा न करने के लिए कहता है, ये दावा करते हुए कि सब कुछ पहले ही रिजॉल्व हो चुका है। वो इसे खुद हैंडल करेगा क्योंकि वो किंग को ऐसे ट्रिवियल मैटर्स से बॉदर नहीं करना चाहता। उसकी मदद करने के लिए तैयार लोगों की बढ़ती संख्या को देखकर प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि क्या ये वास्तव में हो रहा है या सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है। उस विचार को एक तरफ रखते हुए वो आश्चर्य व्यक्त करता है कि विनली में मैजिक के लिए टैलेंट है और पूछता है कि क्या वे वास्तव में एक आर्टिस्टिक ग्रुप का हिस्सा हैं। विनली समझाती है कि अगर वो न होती तो उसका ट्विन चोटिल हो जाता, क्योंकि वो हमेशा बिना किसी कोऑर्डिनेशन के बेतहाशा दौड़ता रहता है। वो दावा करती है कि उसके जैसे लोग किसी फेंसिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। ये शब्द वास्तव में बरीस को अनॉय करते हैं और एक बार फिर ट्विन्स अपने भाई के सामने बिकरिंग शुरू कर देते हैं। उनके शांत होने के बाद विनली प्रोटैगनिस्ट को एक लेटर सौंपती है, जिसमें बताया गया है कि हर 5 साल में आयोजित होने वाला एक फेंसिंग कॉम्पिटिशन शुरू होने वाला है। इस बार टूर्नामेंट पिस्टी के रेल्म में होगा। लेटर को पढ़कर प्रोटैगनिस्ट कॉम्पिटिशन की सीरियसनेस को पहचानता है। बरीस सजेस्ट करता है कि डेवी को इस अपॉर्चुनिटी का उपयोग रेल्म छोड़ने के लिए करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी पूरी लाइफ वहीं रहा है और यहां तक कि उनके पिता से इसके बारे में पूछा भी था। हालांकि विनली उसे करेक्ट करती है, ये बताते हुए कि रिक्वेस्ट उसने की थी और डेवी को व्यक्तिगत रूप से किंग द्वारा जाने के लिए ऑथराइज किया गया था। इसके अलावा विनली दावा करती है कि पिस्टी का रेल्म पानी का शहर है, इसलिए वहां सुंदर होना चाहिए। वो फिर डिक्लेयर करती है कि वो उसके साथ जाना चाहती है और ना नहीं सुनेगी। इसे देखते हुए प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो अपने भाई बहनों की रिक्वेस्ट को मना नहीं कर सकता। उस स्थिति में वो उनके साथ ट्रैवल करेगा। डेवी रिफ्लेक्ट करता है कि वो वास्तव में कभी फॉरेन रेल्म नहीं गया है और इस तरह के इवेंट को एंजॉय करना इतना बुरा नहीं होगा। इसके अलावा वो सोचता है कि थोड़ा फन उसे फायदा पहुंचाएगा और वो इवेंट के लिए एक्साइटेड हो जाता है।
इस बीच रॉयल हॉल में बीसस टिप्पणी करता है कि बरीस जल्द ही 14 साल का हो जाएगा, व्यावहारिक रूप से एक एडल्ट बन जाएगा। वो आगे कहता है कि प्रिंसेस अभी फेंसिंग टूर्नामेंट के बारे में चर्चा कर रहे होंगे, लेकिन वो किंग से कहता है कि चिंता ना करें क्योंकि यंग मास्टर अब मैच्योर हो गए हैं। बीसस डेवी की शानदार कामनेस और परसेप्शन की प्रशंसा करता है और इस बात पर आश्चर्य व्यक्त करता है कि प्रिंस कितना ग्रो कर गया है। ये सुनकर किंग कहता है कि ये काफी है कि चैम्बरलेन भी इस बात से अवगत है और कहता है कि स्थिति काफी दुखद है। डेवी के पास वापस लौटते हुए वो अपनी मां के पोर्ट्रेट को प्रशंसा से भरकर घूरता है, न केवल इसलिए बल्कि इसलिए भी क्योंकि उसका रूम आखिरकार ऑर्गेनाइज हो गया था और अब वो किसी हॉन्टेड जगह जैसा नहीं लग रहा था। बीसस की मदद से नए एम्प्लॉयीज ने तेजी से काम किया था और पैलेस का अब वैसा अपीयरेंस था जैसा उसका होना चाहिए। न केवल डेवी बल्कि एमी भी नई डेकोर से मंत्रमुग्ध थी। उसे ये बहुत सुखद लगा कि चीजें आखिरकार ट्रैक पर वापस आ रही थीं। हालांकि डेवी अपने नए रूम का आनंद लेने के लिए रुकने वाला नहीं था क्योंकि उसे ट्रैवल करना था। एमी ने कन्फर्म किया कि उसने प्रिंस द्वारा रिक्वेस्ट की गई सभी चीजें पहले ही पैक कर ली हैं। उसने फिर एक बॉटल उसकी देखरेख में छोड़ी और पिस्टी के किंगडम की ओर जाने के लिए ट्विंस के साथ शामिल हो गया। कॉन्टिनेंटल फेंसिंग टूर्नामेंट लंबे समय से एक ऐसा इवेंट रहा था जिसने भारी प्रभाव रखने के साथ साथ सभी का ध्यान आकर्षित किया था। बरीस की पार्टिसिपेशन के साथ डेवी को उनके साथ जाने की अनुमति दी गई थी, इस उम्मीद में कि उसका भाई जीत हासिल करेगा जिससे कार्लोस की पोजीशन हिल जाएगी। किसी कारण से डेवी को अभी भी नहीं पता था कि क्वीन प्रतियोगिता में बरीस की पार्टिसिपेशन के लिए सहमत क्यों हुई थी। शायद उसे उसकी जीत पर विश्वास नहीं था, या शायद वो कुछ सिनिस्टर प्लान कर रही थी जिस पर डेवी को नजर रखनी होगी। उनके प्रस्थान करने से पहले किंग यात्रा को आशीर्वाद देने के लिए सार्वजनिक रूप से प्रकट हुए, लेकिन डेवी के लिए उसने किंग को केवल अपने तथाकथित पिता के रूप में देखा। अपने कोमा से जागने के बाद उसने उन्हें पहली बार देखा था। जहां तक पिछले 6 महीनों की बात है, किंग ने अपने ही बेटे से दूरी बनाए रखी थी। किंग ने फिर पूछा कि क्या बरीस कॉन्फिडेंट है। लड़के ने हाँ कहा, ये दावा करते हुए कि वो अपनी अचीवमेंट्स के माध्यम से अपने किंगडम को बहुत अच्छी तरह रिप्रेजेंट करेगा। बदले में किंग ने बरीस की सुरक्षित घर वापसी की कामना की। दूसरों के साथ बात करने के बजाय किंग बस यूजिक अपनी पीठ मोड़कर चले गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने डेवी से कहा कि उसे हेल्थी देखकर अच्छा लगा। विनली ने पूछा कि क्या उसका भाई ठीक है। अपने विचारों में डेवी ने जवाब दिया हाँ। आखिर वो अपनी भावनाओं को किंग पर बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसके बाद किंग के एक मैसेंजर ने अनाउंस किया कि प्रिंस बरीस की टूर्नामेंट में पार्टिसिपेशन बहुत महत्व की है और इसलिए इवेंट के दौरान कोई कर्फ्यू नहीं होगा। वाकई बदल गए हैं। उनमें उनके पूर्व हीरोइक और कॉन्फिडेंट व्यक्तित्व का कोई निशान नहीं था। अब वो केवल एक बेतरतीब बूढ़े आदमी की तरह लग रहे थे, जैसे कि हर चीज और हर किसी से थक चुके हों। किसी भी स्थिति में मेन पार्टी टूर्नामेंट के लिए निकल पड़ी। यात्रा के दौरान बरीस ने नोटिस किया कि उसका भाई बोर्ड लग रहा है और पूछा कि क्या कोई चीज उसे अनकंफर्टेबल कर रही है। डेवी ने जवाब दिया, नहीं, वो बस इस तरह की लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स का आदी नहीं था। विनली ने हालांकि वो वाइन उठाई जो डेवी ने तैयार की थी और सजेस्ट किया कि ये यात्रा के दौरान चीजों लिव इन थिंग्स अप बना सकती है। उसने कहा कि उसने पहली बार ऐसी फ्रेग्रेंट वाइन चखी थी और पूछा कि उसे ये बॉटल कहाँ मिली। डेवी ने समझाया कि वाइन उसकी मां द्वारा छोड़ी गई थी। ये सुनकर बारिस ने पूछा कि क्या उन्हें वाकई इतनी वैल्यूबल चीज पीनी चाहिए। डेवी ने जवाब दिया कि इसके लिए ये बेस्ट मोमेंट था। आखिर वे सेलिब्रेट कर रहे थे। विनली ने कमेंट किया कि डेवी काफी बदल गया है, ये दावा करते हुए कि वो पहले कभी भी अपनी मां की छोड़ी हुई किसी भी चीज को जाने नहीं देता था। वैसे भी उसने कहा कि वाइन रखने के लिए नहीं बल्कि पीने के लिए बनाई गई है। फिर उनकी खुशी के लिए टोस्ट प्रस्तावित किया। कुछ समय बाद उन्होंने सड़क पर कैंप लगाया। बरीस ने कहा कि वे सुबह यात्रा जारी रखेंगे क्योंकि अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में अभी भी लगभग 1 दिन लगेगा। उसने ये भी मेंशन किया कि उसने किसी तरह विनली को अभी के लिए शांत रखा है और इस तथ्य ने कि उसने बहुत अधिक पी ली थी निश्चित रूप से मदद की। बरीस को याद आया कि डेवी कहा करता था कि वो किसी दिन कैंपिंग पर जाना चाहता है और नोट किया कि ये बिल्कुल वही है जो वे अब कर रहे हैं। उसने ये भी कहा कि उसने डिपार्चर प्रोसेशन को जितना संभव हो उतना छोटा रखने की कोशिश की थी, ये कल्पना करते हुए कि ये उसके भाई के लिए थका देने वाला होगा। डेवी ने सोचा कि अगर वे घोड़ों पर सवार होते तो यात्रा तेज हो सकती थी। इतनी धीमी गति से यात्रा करना उसके धैर्य की परीक्षा ले रहा था। इसके अलावा उसने उन चीजों पर विचार किया जो बदल गई थी और सोचा कि क्या अन्य बदलाव भी हुए थे। बरीस अपने हिस्से के लिए सोने चला गया। एमी प्रिंस के पास आई और पूछा कि क्या वो भी थोड़ा रेस्ट नहीं करना चाहता। डेवी ने हालांकि कहा कि चांद सामान्य से अधिक सुंदर था। इतना ही नहीं बल्कि वो जानता था कि मैजिक भी स्ट्रॉन्गर था और उसका अधिकतम लाभ उठाना चाहता था। रात के दौरान कोई मेंशन करता है कि रेड मून का नाम साइरस है और ब्लू वाले का कस।
वे ये भी कहते हैं कि साइरस को वो कहा जाता है जो शुरुआत को चमकाता है और कियस को वो जो अंत को रोशन करता है। इस पर प्रोटैगनिस्ट टिप्पणी करता है कि वो आदमी काफी कुछ जानता है। आदमी जवाब देता है कि ये कॉमन नॉलेज है, क्योंकि एक बड़ा बच्चा भी ऐसी बातें जानता होगा। वो ये भी जोड़ता है कि वो एक महिला के साथ ये बातचीत करना पसंद करेगा। तभी एक कॉलीग उस आदमी के पास आता है और पूछता है कि वो किससे बात कर रहा है। वो आदमी चौंक जाता है, क्योंकि उसे लगा कि वो पहले से ही अपने कॉलीग से बात कर रहा था, जिससे उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वो पहले किसी भूत से बात कर रहा था। प्रोटैगनिस्ट इस स्थिति पर हंसता है, ये महसूस करते हुए कि वो वही गोस्ट था जिसकी बात हो रही थी। डेवी ने अपनी एबिलिटीज का उपयोग इनविजिबल होने के लिए किया था और गार्ड्स की जासूसी कर रहा था, ये नोटिस करते हुए कि उनमें से 4 एलीट एक्सपर्ट स्वॉर्ड्समैन थे। उदाहरण के लिए रात के बीच में 20 दुश्मनों द्वारा हमला किया जाना। प्रोटैगनिस्ट ने दूर से निंजास को देखा, ये कल्पना करते हुए कि उन्होंने शायद हमला करने से पहले सभी के सो जाने का इंतजार किया होगा। ये शायद क्वीन का प्लान था। आखिर ये डेवी और ट्विन से एक साथ छुटकारा पाने का एक बेहतरीन तरीका होगा। प्रोटैगनिस्ट खुद को एक्सपोज नहीं करना चाहता था, ठीक वैसे ही जैसे किसी भी संदेह को पैदा करने से बचना चाहता था, लेकिन वो ये भी जानता था कि वो स्थिति को बस इग्नोर नहीं कर सकता। इसके अलावा जिन लोगों ने उसकी पावर को देखा था, वे आमतौर पर बताने के लिए जीवित नहीं बचते थे। बिना किसी प्रॉपर वेपन के भी प्रोटैगनिस्ट लड़ने के लिए तैयार हो गया। उसे याद आया कि उसके पुराने मास्टर कहा करते थे कि हाथ में मौजूद किसी भी चीज को वेपन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। बस जिज्ञासा के कारण प्रोटैगनिस्ट ने पूछा कि क्या उन्हें क्वीन द्वारा भेजा गया है। हालांकि किसी ने उससे बात नहीं की। उस स्थिति में डेवी ने उनसे कहा कि यदि वे जवाब नहीं देने वाले हैं तो वे बस चले जाएं। लेकिन ये अच्छी तरह जानते हुए कि क्वीन के शिकारी कुत्ते हाउंड्स हार नहीं मानेंगे, उसने फिर से हमला किया। लड़ते हुए उसने विचार किया कि ऐसा करने से क्वीन को क्या हासिल होगा। 3 रॉयल्टीज को खत्म करने से पूरे किंगडम पर असर पड़ेगा। यहां तक कि क्रायोनेसा को भी इसकी वजह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, या शायद इसके पीछे उसका कोई और मकसद था। लड़ाई में वापस प्रोटैगनिस्ट ने कुछ दुश्मनों को मार गिराया और फिर पूछा कि क्या दूसरे भागने की कोशिश नहीं करने वाले हैं। उसने उनसे ये भी कहा कि वो उन्हें भागने का मौका देगा और क्वीन को बताएगा कि प्रिंस डेवी सिर्फ मजे के लिए उसकी हर चीज तबाह कर देगा। ये देखकर कि वो कितना स्ट्रांग था, दुश्मनों ने पीछे हटने रिट्रीट का फैसला किया। हालांकि प्रोटैगनिस्ट उन्हें इतनी आसानी से भागने नहीं देगा। वो निंजास के पीछे गया, उन्हें बताया कि वे धीमे थे। इतना ही नहीं, बल्कि उसने उन्हें एलिमिनेट करने का अवसर लिया, ये दावा करते हुए कि उसकी पकड़ से बचना इतना आसान नहीं था। निंजास को खत्म करने के बाद प्रोटैगनिस्ट ने एक बार फिर उनके परफॉर्मेंस का मजाक उड़ाया। उसने टिप्पणी की कि एक निंजा का सबसे बड़ा गुण धैर्य पेशेंस था, इसलिए उन्हें ये पता होना चाहिए। आखिरकार ये उनके बीच एक प्रसिद्ध कहावत थी। फिर और निंजास प्रकट हुए, क्योंकि वे छिपे हुए थे। हालांकि प्रोटैगनिस्ट ने दावा किया कि ये टैक्टिक उसके खिलाफ बेकार थी। वो देख सकता था कि निंजास में से एक भाग रहा था, जबकि बाकी उसे डिले करने के प्रयास में पीछे रह गए थे। पीछे छूटे हुए निंजास को खत्म करने के बाद डेवी ने कमेंट किया कि वे इतने बेकार थे कि वे एफर्ट के लायक भी नहीं थे। इसके अलावा उसने निंजास के मौके पर पहुंचने से पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया था। उसने डिक्लेयर किया कि जब तक वे महाद्वीप कॉन्टिनेंट के दूसरी ओर न हो, कोई भी निंजा उस रीच से नहीं बच सकता। इस पर उसने उस निंजा पर हमला किया जो भाग गया था और उसे एक ऐसी मैजिकल टेक्निक से सीधे मारा जिसका कोई आकार, गंध या रंग नहीं था। लेकिन अपने टारगेट को मारते ही इसने तुरंत उनकी आत्मा सोल को खत्म कर दिया। प्रोटैगनिस्ट को खुद ऐसा करना थोड़ा ब्रूटल लगा, लेकिन उसके मास्टर्स ने उसे सिखाया था कि उसने जो शुरू किया है उसे हमेशा ठीक से खत्म करे। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने उसे ये भी सिखाया था कि जो उसकी लाइफ को थ्रेटन करते हैं उनके प्रति कोई दया न दिखाए। इसलिए उसने सोचा कि इन दुश्मनों के लिए एक परफेक्ट एलिमिनेशन एक उपयुक्त अंत होगा। सबसे अच्छी बात यह थी कि किसी ने उसे एक्शन में नहीं देखा था, इसलिए उसे इनमें से किसी से भी नहीं जोड़ा जाएगा। कुछ समय बाद क्वीन को जो हुआ उसकी खबर मिली। शर्ली ने रिपोर्ट दी कि उसने जो कैंडल्स जलाई थीं और जो उसके स्टूडेंट्स के जीवन से जुड़ी थीं वे बुझ गई थीं। इस पर क्वीन समझ गई कि सभी को खत्म कर दिया गया है, लेकिन उसने पूछा कि टारगेट्स का क्या हुआ। शर्ली ने जवाब दिया कि वे अभी पलिस्टी किंगडम पहुंचे होंगे। क्वीन आग बबूला हो गई, ये जानने की मांग करते हुए कि शर्ली सिर्फ 3 बच्चों और 5 नाइट से निपटने में कैसे विफल रही। उसने ये भी घोषित किया कि डार्कमून गिल्ड उतना फॉर्मिडेबल नहीं हो सकता जितना वे दावा करते हैं। न केवल वे विफल रहे थे, बल्कि उन्होंने 20 मेंबर्स भी खो दिए थे। शर्ली ने कहा कि वे अभी भी जांच कर रहे हैं कि क्या हुआ, लेकिन सभी संकेत प्रिंस डेवी के एक अकॉम्प्लिस साथी होने की ओर इशारा कर रहे थे। इस पर क्वीन ने उपहास किया, उस छोकरे ब्रैट की मदद कौन करेगा। उसने शर्ली को और अधिक पता लगाने का आदेश दिया, यह घोषणा करते हुए कि वो इस व्यक्ति को दिखाना चाहती है कि क्या होता है जब कोई उसके रास्ते में आने की हिम्मत करता है।
इसके अलावा उसने अपनी सर्वेंट को याद दिलाया कि शर्ली के गिल्ड के साथ काम करने के लिए सहमत होने का एकमात्र कारण ये था क्योंकि उन्होंने कभी विफल न होने का वादा किया था। इसलिए यदि ऐसी गलती दोबारा हुई तो गिल्ड के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया जाएगा और वो क्वीन के रूप में अपनी पावर का उपयोग करके गिल्ड को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। प्रोटैगनिस्ट्स के पास वापस विनली ने पलिस्टी किंगडम को देखा और अपने भाइयों को अलर्ट किया। डेवी खुश था कि वे आखिरकार पहुंच गए। वो जानता था कि वाटर किंगडम एक छोटा सिटी स्टेट था, हालांकि हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और रूइंस पूरे महाद्वीप में सबसे सुंदर थीं। लोकेशन पर पहुंचने पर प्रोटैगनिस्ट ने नज़ारे का आनंद लिया। उसके एक्सप्रेशन से अंदाजा लगाते हुए उसके भाई ने नोटिस किया कि वो खुश था। डेवी ने कंफर्म करते हुए कहा कि आखिर ये वही जगह है जहां स्वॉर्ड फाइटिंग कॉम्पिटिशन्स होते थे। उनके पास एक स्टेडियम था जो आमतौर पर बैटल्स के लिए एक अरीना के रूप में उपयोग किया जाता था। वो जगह कई फाइटर्स और मॉन्स्टर्स के अपनी जान के लिए लड़ने के कारण बहुत पॉपुलर थी। विनली ने मेंशन किया कि इस बार 8 पार्टिसिपेंट्स अपने संबंधित देशों का प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंट करेंगे। प्रोटैगनिस्ट ने तब जल्दी से महसूस किया कि अंत में ये नेशनल प्राइड की लड़ाई के अलावा और कुछ नहीं था। इसके अलावा केवल 20 साल से कम उम्र के लोग ही पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिससे ये नए न्यूकमर्स के लिए एक प्रतियोगिता थी, न एस्टैब्लिश टैलेंट्स के लिए। इतना ही नहीं, बल्कि विनली ने जोड़ा कि राउंड किंगडम ने अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए एक बेवकूफ़ इडियट को भेजा है। इस पर उसके भाई ने पूछा कि क्या उसे उसका अपमान करने के बजाय उसे मोटिवेट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। डेवी ने अपने हिस्से के लिए सोचा कि बरीस की स्किल्स इंटरमीडिएट लेवल की थीं, उसका रैंक एक मास्टर स्वॉर्ड्समैन से थोड़ा नीचे था जो उसकी उम्र के लिए प्रभावशाली था। लेकिन तब विनली ने खुलासा किया कि फैलन किंगडम की रिप्रेजेंटेटिव प्रसिद्ध स्वॉर्ड प्रिंसेस है। प्रोटैगनिस्ट को ये नहीं पता था और उसे एहसास हुआ कि उसके कोमा के दौरान बहुत कुछ बदल गया है। हालांकि वो जानता था कि फैलन की एलेना फैलन किंगडम की एकमात्र प्रिंसेस थी, क्योंकि बाकी सभी 9 प्रिंसेस थे। बरीस ने मेंशन किया कि एलेना की प्रसिद्धि के बावजूद ये केवल उसकी स्किल्स नहीं थीं जिसने उसे प्रसिद्ध बनाया, क्योंकि उसके पास डिवाइन सॉर्ड भी थी। विनली ने समझाया कि इस सॉर्ड को कैल्डेरस कहा जाता था, सॉर्ड गॉड की पसंदीदा ब्लेड, एक उत्कृष्ट कृति जिसे गढ़ने फौज में 1000 दिन लगे थे। डेवी को एहसास हुआ कि उस नाम को सुने हुए कुछ समय हो गया है। हेयर्स, म्यूजिक सॉर्ड गॉड, मंदिर में उसका टीचर रहा था। यद्यपि वो आलसी लेजी था, उसके पास उत्कृष्ट स्किल्स थीं और वो लगातार अपनी सॉर्ड के बारे में शेखी बघाड़ता था और उसके लिए अपनी छाप छोड़ना आम बात थी जहां भी वो जाता था। तभी एक युवती उसके पास से गुजरी और किसी चीज ने उसका ध्यान खींचा। जब पूछा गया कि वो क्यों रुकी, तो उसने दावा किया कि ये कुछ महत्वपूर्ण नहीं था। एक अन्य बिंदु पर डेवी ने अपने भाई बहनों के साथ सॉर्ड पर चर्चा की। ये सॉर्ड बिना किसी कारण के डिवाइन नहीं कहलाती थी और इस वजह से उसे आश्चर्य हुआ कि इसने सैकड़ों वर्षों के बाद एलेना को अपने अगले विल्डर के रूप में क्यों चुना था। बरीस ने जोड़ा कि एलेना की प्रसिद्धि का एक और कारण था। उसने दावा किया कि वो महाद्वीप की मेजरेबल ब्यूटीज में से एक थी। डेवी ने हालांकि ये विश्वास नहीं किया कि यही वो कारण था जिसकी वजह से सॉर्ड ने उसे चुना था। डिनर के बाद उसने एमी द्वारा तैयार की गई एक आउटफिट पहनी, फिर पूछा कि क्या उसके पास कुछ सिंपलर नहीं है। हालांकि मेड ने जवाब दिया कि ये सबसे सिंपल था जो वह पा सकती थी। फेस्टिवल की रात आ गई और ट्विन्स भी तैयार थे। डेवी ने अपनी बहन के अपीयरेंस की प्रशंसा की, लेकिन बरीस ने उससे कहा कि वो अति ना करे क्योंकि विनली वास्तव में उसकी बात पर विश्वास कर सकती है। उस कटाक्ष जब के बाद उसे पैर पर एक स्टॉम्प मिला और विनली प्रोटैगनिस्ट को डांस फ्लोर पर ले गई, उसे डांस के लिए आमंत्रित किया। उसी बॉल में एक और प्रिंसेस को डांस के लिए पूछा गया। हालांकि वो सारे शोर शराबे से अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। उसके साथ ही कंपेनियन ने सजेस्ट किया कि ये नई पीढ़ी के लिए एक दूसरे को जानने का एक इवेंट था और उसे इसका आनंद लेना चाहिए। उसने फिर पूछा कि गांव की उसकी पहले की यात्रा कैसी रही थी। प्रिंसेस ने जवाब दिया कि ऐसी बर्बर बारबैरिक जगह के लिए ये बुरा नहीं था। प्रतियोगिता से पहले नोबल्स के मेलजोल के लिए एक बैंक्वेट और बॉल तैयार किया गया था। हालांकि प्रोटैगनिस्ट को केवल प्रतियोगिता में दिलचस्पी थी और उसने अन्य मेहमानों को ऑब्जर्व करने के लिए बॉल का उपयोग किया। उसने नोटिस किया कि अधिकांश मेहमान युवा थे, क्योंकि प्रतियोगिता 20 साल से कम उम्र के लोगों तक ही सीमित थी। इसके बावजूद वहां उसकी तरह ही शैपरोन्स भी थे। अब तक बरीस सबसे पॉपुलर था। बिना कोशिश किए भी वो कई सेंटर ऑफ अटेंशन बन गया। डेवी ने सोचा कि उसके भाई की स्किल्स उसकी पॉपुलैरिटी का कारण हो सकती हैं। परवाह किए बिना उसे यह दिलचस्प लगा कि बरीस दूसरों के साथ इंटरैक्ट कर रहा था। न केवल बरीस बल्कि विनली भी बहुत ध्यान आकर्षित कर रही थी। हालांकि डेवी अपनी दूरी बनाए रखना चाहता था और संभावित विरोधियों का विश्लेषण एनालाइज करना चाहता था। इस सब के बीच बरीस ने ध्यान से बचने के लिए मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन जब उसने अपने भाई बहनों को ढूंढा तो वे डांस करने चले गए थे और उसे पीछे छोड़ दिया था।
डेवी चाहता था कि उसका भाई अपनी युवावस्था का आनंद ले और वो इसमें बाधा डालने के लिए कुछ भी नहीं करेगा। विनली ने कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि डेवी किसी दिन उसके साथ डांस करेगा। उसने ये भी मेंशन किया कि उसे एहसास हुए बिना उसने अभी अभी सोशल हायरार्की में प्रवेश किया है। इसके बावजूद वो थोड़ी परेशान थी, ये दावा करते हुए कि यदि डेवी की स्थिति ऐसी न होती तो वो भी प्रतियोगिता में प्रवेश कर सकता था। आखिर वो भी तलवारों के साथ टैलेंटेड था। जवाब में प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि उसकी बहन एग्जैजरेटिंग कर रही है, ये दावा करते हुए कि स्किल के साथ भी वो एक एक्सपर्ट के लेवल तक नहीं पहुंच सकता। हालांकि विनली ने तर्क दिया कि टैलेंट भ्रम इल्यूजन के अलावा और कुछ नहीं था। यदि कोई व्यक्ति कड़ी मेहनत नहीं करता है तो उसका टैलेंट बेकार है। फिर भी डेवी ने कहा कि उसे ऐसी चीजों की ज्यादा परवाह नहीं है। ध्यान, अटेंशन के बजाय वो एक शांतिपूर्ण जीवन चाहता था। ये सुनकर उसकी बहन ने कहा कि वो एक बूढ़े आदमी की तरह लग रहा है, लेकिन उनकी बातचीत के बीच में कोई प्रकट हुआ और कहा कि प्रिंसेस विनली के साथ रियूनाइट के लिए ये सबसे उपयुक्त जगह है। तुरंत प्रोटैगनिस्ट ने उस आदमी को घूरते हुए सोचा कि वो कौन है। विनली खुद इस अचानक उपस्थिति से बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लग रही थी। हालांकि उस आदमी ने प्रोटैगनिस्ट को उसकी बहन से दूर धकेल दिया और विनली से पूछा कि क्या वो उसे एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन का सम्मान देगी। विनली ने हालांकि उसे प्रिंस वेलेंशियन कहकर पुकारा और कहा कि वो अपने भाई के साथ बातचीत के बीच में है, इसलिए वो उस समय उसे ध्यान नहीं दे सकती। वेलेंसियन ने रिजेक्ट किए जाने को पसंद न करने के बावजूद औपचारिक रूप से खुद को वेलेंसियन डू बोल्टस किंगडम के 7वें प्रिंस के रूप में इंट्रोड्यूस किया। प्रोटैगनिस्ट ने भी वैसा ही किया, खुद को डेवी एल्रॉन के रूप में इंट्रोड्यूस किया। उसके साथ वेलेंसियन ने बातचीत शुरू की, लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने जल्दी से कहा कि वो केवल अपने भाई बहनों के साथ वहां आया है। उस स्थिति में वेलेंसियन ने उसे प्लेजेंट स्टे की कामना की। वो फिर प्रिंसेस विनली से बात करने के लिए लौटा, ये कहते हुए कि वो उसकी सुंदरता के सम्मान में इस प्रतियोगिता को जीतना बहुत पसंद करेगा। फिर उससे अपने मैचों के दौरान अरीना पर ध्यान देने के लिए कहा। विनली ने हालांकि कहा कि वो अन्य प्रतिभागियों के प्रति रूड हो रहा है, ये दावा करते हुए कि वो प्रतिस्पर्धा करने से पहले ही जीत जाएगा। लेकिन वेलेंसियन ने दावा किया कि केवल सच बोलना ही अशिष्ट रूड था। अनॉयड होकर प्रिंसेस ने कहा कि उसका जुड़वां भाई प्रतियोगिता में भाग लेगा, और उसे ये कहते हुए सुनना केवल ये साबित करता है कि वेलेंसियन अपने विरोधियों को कितना अंडर एस्टिमेटिंग रहा है। उसने फिर प्रिंस को छोड़ दिया और डेवी के साथ हट गई। अपनी बहन का एटीट्यूड देखकर डेवी को एहसास हुआ कि वो अपना बचाव कर सकती है। हालांकि वो बहुत अच्छी तरह जानता था कि अहंकारी प्रिंस चीजों को वहीं खत्म नहीं होने देगा। बदले में वेलेंसियन खड़ा हुआ और विनली को हाथ से खींचने की कोशिश की। ये देखकर प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि वो इस अशिष्ट व्यक्ति के साथ काफी धैर्यवान रहा है। उसने फिर प्रिंस को अनबैलेंस करने और उसे पूरी तरह से डिसार्म करने में कामयाबी हासिल की। डेवी ने कहा कि वेलेंसियन को उसकी बहन को इस तरह नहीं छूना चाहिए। उसने ये भी जोड़ा कि वेलेंसियन भाग्यशाली है कि उसने कोई हड्डी नहीं तोड़ी, ताकि वो बिना किसी समस्या की प्रतियोगिता में भाग ले सके। हालांकि इसने केवल वेलेंशियन को और भी अधिक आग बबूला फ्यूरियस कर दिया। उसने अपना एक दस्ताना ग्लव निकाला और उसे प्रोटैगनिस्ट के चेहरे पर फेंक दिया। उसके साथ उसने उसे एक ड्यूएल के लिए चुनौती दी। विनली ने कहा कि प्रिंस अपनी सीमाओं बाउंड्स को लांघ रहा है। वेलेंसियन ने यह दावा करते हुए अपनी बात पर जोर दिया कि वो एक नाइट के रूप में अपने सम्मान के लिए ऐसा कर रहा है। उस क्षण एक और व्यक्ति बोल उठा और कहा कि वेलेंशियन उस व्यक्ति के लिए बहुत अधिक रकस कर रहा है जिसने ऑनर होने का दावा किया था। ये वही प्रिंसेस थी जो पहले दिखी थी। उसने कहा कि वो वेलेंशियन की स्थिति को देख रही थी और फिर पूछा कि क्या वो वास्तव में सोचता है कि वो ऐसी चीज वापस पा सकता है जो उसके पास कभी थी ही नहीं। जैसे ही प्रोटैगनिस्ट ने प्रिंसेस को देखा, उसे वो बहुत परिचित लगी और वो उसकी उपस्थिति से हैरान था। हैरिस, जो गॉड ऑफ सॉर्ड्स था, एक प्राचीन हीरो था जिसने फैलन एम्पायर की स्थापना की थी, एक ऐसा साम्राज्य जो अंततः महाद्वीप की 3 महान शक्तियों में से एक बन गया। ये आम जानकारी है कि हैरिस होली सॉर्ड काल्डेरास का पहला मालिक था और खोई हुई क्लेमोर सॉर्ड टेक्निक का संस्थापक था। वे कहते हैं कि जिन्होंने इस सॉर्ड्समैनशिप में महारत हासिल की, वे तलवार के सिर्फ एक वार से सुनामी ला सकते थे। लेकिन प्रोटैगनिस्ट को हैरिस के लिए भी ये थोड़ा अधिक लगता है। वर्तमान क्षण में वापस आते हुए उसे एहसास होता है कि प्रिंसेस काफी हद तक हैरिस जैसी दिखती है। हालांकि ये फैलन एम्पायर की प्रिंसेस इलाना है, जो सम्राट का ट्रेजर है। फिर भी डेवी सोचना बंद नहीं कर पाता कि वो सॉर्ड हीरो से बहुत मिलती जुलती है। सुदर्शन होने के बावजूद हैरिस हमेशा एक पुरुष था, इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं है कि उसने खुद को महिला बनाने के लिए डिसफिगर्ड किया हो। लेकिन जैसे ही वो ये सोचता है, प्रिंसेस प्रोटैगनिस्ट के पास आती है और पूछती है कि उसने अभी क्या कहा। डेवी ये कहकर माफी मांगता है कि वो बस जोर से सोच रहा था और उससे गलती हो गई थी। फिर वो उसे लेट इट गो के लिए मनाने की कोशिश करता है। इस बीच प्रिंसेस वेलेंशियन को डांटती है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि फैलन की इलियाना का रूप वास्तव में स्टनिंग है।
हालांकि वेलेंसियन के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि डेवी का मानना है कि बदसूरत होने के अलावा वो अहंकारी राजकुमार अनकैरिज्मेटिक है। अपनी ओर से इलाना कहती है कि यदि वेलेंसियन वास्तव में खुद को एक ऑनरेबल नाइट मानता है तो उसे उन लोगों से माफी मांगनी चाहिए जिन्हें उसने अपमानित किया है। अहंकारी राजकुमार के चेहरे को देखकर लगता है कि उसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि इरादों के बावजूद इतना गर्व करने वाला व्यक्ति आसानी से माफी नहीं मांगेगा। उस स्थिति में वो कहता है कि वो वेलेंसियन द्वारा प्रस्तावित ड्यूअल को स्वीकार करता है। इलियाना पूछती है कि क्या वो वाकई गंभीर है। वो दावा करती है कि ये एक अर्थहीन लड़ाई है और डेवी को इसे स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रोटैगनिस्ट कहता है कि निर्णय उसका अपना है और अगर वेलेंसियन ने अभी तक प्रस्ताव नहीं छोड़ा है तो वो अभी उससे ड्यूअल करने के लिए तैयार है। इसके तुरंत बाद डेवी एक लकड़ी की तलवार उठाता है और सोचता है कि इनमें से एक का उपयोग किए हुए काफी समय हो गया है। बरीस प्रोटैगनिस्ट के पास आता है और उसे बताता है कि भले ही वो मजबूत है, उसका ओपोनेंट एक टूर्नामेंट कॉम्पिटिटर है। डेवी ये बहुत अच्छी तरह जानता है और अपने परेशान भाई बहनों को देखकर वो उन दोनों को आश्वस्त करने की कोशिश करता है। उसका ओपोनेंट ताना मारने का अवसर लेता है, यह कहते हुए कि यदि वो सिर्फ एक एमेचर की तरह तलवार चलाने वाला है तो उसे अभी हार मान लेनी चाहिए और अपने भाई बहनों को चिंतित करना बंद कर देना चाहिए। वो ये भी कहता है कि यदि डेवी हार मान ले और घुटनों के बल भीख मांगे तो वो उसे माफ करने पर विचार कर सकता है। चिढ़कर बरिस अपने भाई का बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन डेवी उसे रोकता है और कहता है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। उस स्थिति में वेलेंसियन दावा करता है कि वो नहीं हारेगा और चूंकि डेवी के लिए इस तरह के सिनारियो में जीतना असंभव है, इसलिए वो खुद घुटने टेकेगा और उसकी सुपीरियरिटी को स्वीकार करेगा। प्रोटैगनिस्ट इस प्रस्ताव पर सहमत हो जाता है, लेकिन कहता है कि हारने पर उसे चिकन आउट नहीं करना चाहिए। डेवी इस बारे में सोचता है कि वो लड़ाई को कैसे संभालने वाला है। आखिरकार दूसरों की नज़र में वो सिर्फ एक कमजोर राजकुमार है जो कोमा से मुश्किल से उभरा है, इसलिए वो इस तरह की मामूली स्कर्मिश में अपनी असली ताकत प्रकट नहीं करना चाहता। इसके साथ वे लड़ाई शुरू करते हैं, लेकिन वेलेंशियन सोचता है कि प्रोटैगनिस्ट डरा हुआ है क्योंकि उसने सोचा था कि डेवी स्थिर खड़े रहने के बजाय पहली चाल चलेगा। ये सुनने के बाद प्रोटैगनिस्ट को एक विचार आता है। वो अपने ओपोनेंट की ओर पूरी ताकत से दौड़ता है, जिससे वेलेंसियन इस अचानक हमले से काफी हैरान हो जाता है। लेकिन हमला करने के बजाय डेवी जानबूझकर जमीन पर वार करता है और नाटक करता है कि उसके हाथों से तलवार गिर गई है। इतना ही नहीं, बल्कि तलवार अंततः उसके ओपोनेंट के चेहरे पर जा लगती है। जबकि वेलेंशियन को एक जोरदार प्रहार लगता है, डेवी नाटक करता है कि लापरवाही के कारण उसका हथियार फिसल गया। हालांकि यह सब उसकी योजना का हिस्सा था। उसने अपनी ताकत दिखाए बिना ही अपने ओपोनेंट को गिरा दिया। इतना ही नहीं, बल्कि वेलेंसियन अपमानित महसूस करता है क्योंकि जिस प्रहार ने उसे नीचे गिराया वो वास्तव में उसके ओपोनेंट की एक स्लिप अप थी। और तो और अन्य लोग भी ऐसा ही सोचते हैं और जल्दी से टिप्पणी करते हैं कि उसकी हार कितनी शर्मनाक थी। आग बबूला होकर वेलेंसियन जमीन से उठता है और अपने ओपोनेंट को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है। हालांकि डेवी दावा करता है कि उसके लिए उसके ओपोनेंट को बेहतर प्रशिक्षण लेना चाहिए क्योंकि उन पोएटिक स्किल्स के साथ वो किसी को भी खत्म नहीं कर पाएगा। वेलेंसियन ने प्रोटैगनिस्ट पर हमला किया, उसे घायल करने की अपनी पूरी कोशिश की, फिर भी वो एक भी वार नहीं कर सका, जबकि डेवी इसके विपरीत पसीना तक नहीं बहा रहा था। ये महसूस करते हुए कि वो हार की कगार पर है, वेलेंसियन निराशा में डूब गया, ये सोचकर कि वो इतने डिसएडवांटेज में क्यों है। जीतने की नाकाम कोशिश के बीच उसे नीचे गिरा दिया गया और भीड़ ने उसे अपने ओपोनेंट के सामने गिरते देखा। हारने के अलावा उसे न केवल प्रोटैगनिस्ट के ताने सहने पड़े बल्कि बाकी लोगों के भी ताने सहने पड़े जिन्होंने वेलेंशियन को एक से अधिक बार हारते देखा था। चिढ़कर उसने सभी को चुप रहने के लिए कहा, ये घोषणा करते हुए कि वो और बकवास नहीं सुन सकता। इस बीच डेवी ने ध्यान दिया कि उसका विरोधी केवल डिफीटेड से कहीं अधिक था। उसे उसी राजकुमार द्वारा सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया था जिसे अब तक हर कोई कमजोर समझता था। प्रोटैगनिस्ट का मानना था कि उसकी फेंसिंग टेक्निक श्रेष्ठ थी, जिसका श्रेय उसके ड्रंकन स्टांस के उपयोग को जाता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, इस लड़ने की शैली में ओपोनेंट को यह दिखावा करके धोखा देना शामिल था कि आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक एक शराबी की तरह। ये तकनीक पैंथियन ऑफ हीरोज के सबसे बड़े शराबी डॉग गो जुन द्वारा और उस एयर द्वारा आविष्कृत की गई थी जो सबसे दुष्ट और नीच फेंसिंग स्टाइल बनाने में रुचि रखता था। प्रोटैगनिस्ट इसे इसलिए जानता था क्योंकि वो मंदिर में अपने समय के दौरान उस व्यक्ति से मिला था डो जुन तकनीक बनाने के बारे में शेखी बघारा करता था। फिर भी वो इस बात से भी अवगत था कि ये स्टाइल वास्तव में कितनी मलिशियस थी। डेवी ने हमेशा सुना था कि ऐसी तकनीक का उपयोग केवल उसी के खिलाफ किया जाना चाहिए जो वास्तव में इसका हकदार हो। इसलिए प्रोटैगनिस्ट को शुरू से ही पता था कि इसके निर्माता भी इस तकनीक को टैबू मानते थे। इसलिए नहीं कि तकनीक बहुत तेज या मजबूत थी, बल्कि इसलिए कि ये एक ओपोनेंट को कितना नियंत्रित और धोखा दे सकती थी।
इसलिए यह स्टाइल सेल्फ डिफेंस या अपराध के लिए नहीं बनाई गई थी, बल्कि दूसरों के सामने ओपोनेंट को पूरी तरह से अपमानित करने के लिए बनाई गई थी। यह स्टाइल ओपोनेंट के हमलों के दौरान उनके ओपनिंग्स पर लक्षित होती थी, जिससे एक घातक प्रहार होता था जो इसे उस उद्देश्य के लिए अत्यधिक प्रभावी बनाता था। इस प्रकार विरोधी लैबिरिंथ में खोए हुए चूहे की तरह बन जाता था। इतना ही नहीं, जितने अधिक लोग देख रहे होते थे, तकनीक के टारगेट के लिए उतना ही बुरा होता था। ठीक वैसा ही जो अभी हो रहा था। अपने ओपोनेंट के साथ इतने लंबे समय तक खेलने के बाद डेवी ने सोचा कि क्या वो अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली है या वैलेंसियन वास्तव में भयानक है। इतना ही नहीं, उसने इस स्टाइल का उपयोग करना बेहद सुखद पाया, ये महसूस करते हुए कि ये उस पर पूरी तरह से जचती है। डेवी का मानना था कि ये स्टाइल उन सभी के लिए सबसे अच्छी है जो लड़ते समय मजा लेना चाहते हैं। उसके विपरीत उसका ओपोनेंट बिल्कुल भी मजा नहीं ले रहा था। आग बबूला होकर वैलेंसियन ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया, डेवी को पृथ्वी के चेहरे से मिटाने का इरादा किया। बरीस ने घोषणा की कि ये सिर्फ एक फ्रेंडली ट्रेनिंग मैच था और पूछा कि क्या वैलेंसियन अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए पागल हो गया है। हालांकि प्रोटैगनिस्ट ने अपने विरोधी के पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा था। इसके बारे में सोचते हुए डेवी ने सोचा कि अगर वो इस हमले से बाहर निकल गया तो वो सिर्फ लक को बहाने के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसके अलावा वो जानता था कि ड्यूएल शुरू होने के बाद से ही उस पर नजर रखी जा रही थी। वैलेंसियन ने अपनी ओर से अवसर का लाभ उठाया और प्रोटैगनिस्ट पर जमकर हमला किया। लेकिन जैसे ही उसने प्रहार करने की कोशिश की, वो आश्चर्यचकित रह गया क्योंकि डेवी ने एक बार फिर हमले को चकमा दे दिया। उसने न केवल अपने विरोधी को आश्चर्यचकित किया, बल्कि स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने में भी कामयाबी हासिल की, जिससे वैलेंशियन असंतुलित होकर जमीन पर गिर गया। इस तरह अहंकारी राजकुमार को डेवी की सुपीरियॉरिटी का एहसास हुआ, लेकिन बदले में प्रोटैगनिस्ट ने जनता के लिए इसे कम करके दिखाने की कोशिश की, ये दिखावा करते हुए कि वो बस फिसल गया था और किस्मत से उसने अपने ओपोनेंट को निहत्था कर दिया था। लोगों की प्रतिक्रिया राजकुमार वैलेंशियन के प्रति कंटेम्प्ट की थी और बावजूद इसके इसने ड्यूएल में डेवी की जीत सुनिश्चित कर दी। ड्यूएल को लेकर सवाल उठे। लोगों ने सोचा कि क्या वैलेंशियन हमेशा से उतना ही पैथेटिक था जितना वो आज दिखा, और क्या राजकुमार डेवी वास्तव में वही व्यक्ति था जो हाल ही में कोमा में था। डेवी ने खुद को सही ठहराते हुए कहा कि वो मुश्किल से अपनी तलवार ठीक से पकड़ पा रहा था, जिससे वो असंतुलित हो गया। लेकिन जो कुछ लोगों के लिए एक शानदार शो था, वो लियाना के लिए समय की पूरी बर्बादी थी। उसने जो देखा उसे काफी मूर्खतापूर्ण पाया, इसलिए उसने अपनी पीठ फेरी और चली गई। डेवी ने इस पर ध्यान दिया और निष्कर्ष निकाला कि प्रिंसेस काफी कोल्ड थी। कुछ समय बाद डेवी को उसके भाइयों ने फटकार लगाई। न केवल वो गैर जिम्मेदार था, बल्कि उसने काफी कमोशन भी मचाया था। डेवी ने अपना बचाव करते हुए कहा कि अंत में सब कुछ ठीक रहा और जो हुआ उस पर तनाव लेने का कोई मतलब नहीं है। बरीस ने तर्क दिया कि डेवी भाग्यशाली था क्योंकि उसके ओपोनेंट का व्यक्तित्व वास्तव में एक्सप्लोसिव था और ये बहुत अच्छी तरह से फेटैलिटी परिणाम में समाप्त हो सकता था। उसने उल्लेख किया कि जुड़वां बच्चों ने पहले वैलेंशियन का सामना किया था और उसके कौशल को प्रत्यक्ष रूप से देखा था, और उसके बाद वैलेंशियन ने विनली का पीछा करना शुरू कर दिया था। हालांकि वे सहमत थे कि वैलेंशियन शायद फिर से विनली के साथ कुछ भी करने की कोशिश नहीं करेगा। बरीस ने डेवी को फिर से ऐसा कुछ न करने की चेतावनी दी, क्योंकि लक हमेशा उसके पक्ष में नहीं हो सकता है। जवाब में डेवी ने अपने भाई का हाथ पकड़ लिया और उसे दबाया। अपनी ताकत दिखाने के बाद उसने बरिस से कहा कि वो उसके साथ एक बीमार मरीज की तरह व्यवहार न करे। उसने अपने छोटे भाई की सलाह पर ध्यान देने और वैसे भी मुसीबत से दूर रहने का वादा किया। डेवी ने सोचा कि देर सबेर उसके भाइयों को उसकी असली ताकत का पता चल जाएगा, इसलिए उसने सोचा कि इसे अब उनसे छिपाना बेहतर नहीं है। विनली ये जानकर अधिक राहत महसूस कर रही थी कि डेवी खुद को बचाने के लिए काफी मजबूत है। इसके अलावा उसने अपने ओपोनेंट को तब अनजाने में पकड़ लिया था जब वैलेंशियन अपनी तलवार के वजन को संतुलित करने की कोशिश कर रहा था। यहां तक कि डेवी खुद भी अपने ओपोनेंट की अपमानजनक हार से हैरान था। उसकी बात करें तो वैलेंशियन अभी भी गुस्से में था। उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए अपने कक्षों में वस्तुओं को तोड़ दिया, जबकि उसके सेवक उसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे। वैलेंशियन ने घोषणा की कि वो बाल्डीजेरा का अगला राजकुमार है और वो अन्य नोबल्स के सामने शर्मिंदा होना बर्दाश्त नहीं करेगा। आखिरकार वो असाधारण प्रतिभाओं के साथ एक उज्ज्वल व्यक्तित्व की छवि पेश करना चाहता था। इसके अलावा दुनिया में ऐसी बहुत कम चीजें थीं जिन तक उसकी पहुंच नहीं थी, जिससे व्यावहारिक रूप से सब कुछ उसकी मुट्ठी में था। इसीलिए वैलेंशियन को प्रिंसेस विनली से प्यार हो गया था और उसे अपनी भविष्य की पत्नी के रूप में चुना था, क्योंकि उसकी सुंदरता के अलावा उसका एक मीडियम लेवल का विशेषज्ञ तलवारबाज भाई भी था और वह इस विवाह के माध्यम से सबॉर्डिनेट बन जाएगा। इन सब के अलावा वैलेंशियन ने पहले ही क्वीन राउंड के साथ सब कुछ व्यवस्थित कर लिया था और पूरी योजना तैयार कर ली थी, जिससे उसकी सफलता की निश्चितता और बढ़ गई थी। लेकिन अब उसके रास्ते में एक बाधा आ गई थी और सबसे ऊपर उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई थी। वैलेंशियन का गुस्सा पहले से कहीं अधिक तीव्र था
और जैसे ही उसने अपने आसपास की हर चीज को नष्ट कर दिया, उसने डेवी को अपमानित करने के लिए उसे खत्म करने की एक अपार इच्छा महसूस की। लेकिन जैसे ही उसने इस विचार को आवाज दी, एक आवाज ने पूछा कि क्या ये वास्तव में वेलेंसियन की इच्छा थी। अचानक आई आवाज से हैरान होकर उसने पूछा कि कौन बोल रहा है। एक फेमिनिन प्रेजेंस प्रकट हुई और राजकुमार से कहा कि वो उसकी इच्छा पूरी करने में मदद कर सकती है। अभी भी भ्रमित राजकुमार ने पूछा कि वो किससे बात कर रहा है। महिला ने खुद को शारियो के रूप में पेश किया और उससे उस नाम को याद रखने के लिए कहा। फिर वो राजकुमार के पास गई और वेलेंसियन से उस पर भरोसा करने के लिए कहा, क्योंकि तभी वो अपनी इच्छा पूरी कर सकता था। कुछ समय बाद आखिरकार टूर्नामेंट का दिन आ गया। एमी ने डेवी को सूचित किया कि उसका भाई अरीना में प्रवेश करने वाला है। वो उत्साहित लग रहा था, लेकिन लड़ाई के लिए नहीं। उसने कहा कि उसे अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। नौकरानी ने पूछा कि वो किस बारे में बात कर रहा है। डेवी ने दावा किया कि वो बस जोर से सोच रहा था और कहा कि वो जाने के लिए तैयार है। बरीस अपनी ओर से पहले से ही पोजीशन में था। विनली ने स्टैंड से मैच देखा। न केवल वो, बल्कि पूरा अरीना लड़ाई का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। हालांकि बरीस का ओपोनेंट कोई और नहीं बल्कि वेलेंशियन था, जिसका पिछली बार जो हुआ था उसके बाद फिर से हारने का कोई इरादा नहीं था। प्रोटैगोनिस्ट अरीना में पहुंचा। यह देखकर कि हर कोई कितना उत्साहित था, उसने सोचा कि उस जगह की ऊर्जा अविश्वसनीय थी, बल्कि वो अस्वस्थ भी महसूस कर रहा था। जब वो फिर से विनली से मिला तो उसने पूछा कि क्या उसका भाई बेहतर महसूस कर रहा है। डेवी ने अपनी शारीरिक स्थिति को निजी रखना पसंद किया। उसने विचार किया कि उसने बहुत कम उम्र में माना सर्कल को पूरा कर लिया था, जिससे उसे बहुत मजबूत विरोधियों को हराने की शक्ति मिली। हालांकि उसका ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ था और कभी-कभी अपनी क्षमताओं का अधिक उपयोग करने के बाद उसे इंडिजेशन हो जाता था। इसलिए उसने सोचा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे अपने पेट दर्द को ठीक करने के लिए अपनी सीक्रेट पावर्स का उपयोग करना होगा। जल्द ही बरीस ने अरीना में प्रवेश किया। जैसे ही उसका चीयर्ड किया गया, प्रोटैगनिस्ट ने अपने भाई की लोकप्रियता पर ध्यान दिया। तब तक वो नहीं जानता था कि उसके भाई का ओपोनेंट कौन है, लेकिन जैसे ही उसने वेलेंसियन को अरीना में प्रवेश करते देखा, उसे ये बहुत आयरॉनिक लगा कि वही ओपोनेंट रैन की दो प्रमुख हस्तियों का सामना करेगा। इसके अलावा उसने कल्पना की थी कि इस तरह की लड़ाई होने में बहुत अधिक समय लगेगा। मैच शुरू होने से पहले जज ने घोषणा की कि तलवारें ब्लंट थीं, जिससे किसी ओपोनेंट को घायल करने या धमकाने के लिए तलवारों पर माना का उपयोग करना वर्जित था। अपने भाई को देखते हुए डेवी ने कहा कि दर्शकों की राय कोई मजाक नहीं है। विनली अपने जुड़वा भाई के बारे में चिंतित थी, ये सोचकर कि यदि वो बहुत अधिक बहक गया तो उसे चोट लग सकती है। हालांकि प्रोटैगनिस्ट ने उसे आश्वस्त किया, ये कहते हुए कि बरीस कोई रुकी नहीं था, इसलिए उसे उसकी सुरक्षा का कोई डर नहीं था। इसलिए उसका मानना था कि कुछ भी बुरा नहीं होगा। लड़ाई पर वापस आते हुए जज ने प्रतियोगियों को आगे आने के लिए कहा। फिर कुछ मेजेस ने अरीना के चारों ओर एक मैजिक बैरियर बनाई। वेलेंसियन, जिसने अब तक एक शब्द भी नहीं कहा था, फोकस्ड रहा। न केवल वो, बल्कि बरीस भी इसे बहुत गंभीरता से ले रहा था। इसके साथ जज ने लड़ाई शुरू करने का अधिकार दिया और दोनों विरोधी आगे बढ़े। उसी ओपोनेंट के खिलाफ ड्यूअल के आधार पर प्रोटैगनिस्ट ने निष्कर्ष निकाला कि वेलेंसियन तलवार के साथ अनप्रिडिक्टेबल था। बरीस दूसरी ओर अपने ओपोनेंट को भारी नुकसान पहुंचाने के लिए ताकत का उपयोग करता था और उनकी शैलियों की तुलना करते हुए उसके भाई के जीतने की बेहतर संभावना थी। इसके अलावा प्रोटैगनिस्ट का मानना था कि वेलेंसियन संभवतः बरीस के भारी हमलों का सामना नहीं कर पाएगा। हालांकि इसके विपरीत हुआ। हमला होने पर वेलेंसियन पीछे नहीं हटा। उसने वार को ब्लॉक करने का विकल्प चुना, जो उसके बारे में सभी उम्मीदों के विपरीत था। ये देखकर कुछ लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि लड़ाई उनकी कल्पना से अधिक दिलचस्प होगी। बदले में प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि वेलेंसियन ने उनके ड्यूअल के दौरान ऐसा व्यवहार नहीं किया था और रातों रात सुधार करना असंभव था। यहां तक कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को भी कुछ शारीरिक क्षमताओं में महारत हासिल करने में समय लगेगा। फिर भी उसका मानना था कि यदि बरीस हमला करता रहा तो देर सबेर ओपोनेंट अपनी सीमा तक पहुंच जाएगा और थक जाएगा। स्थिति का शांति से विश्लेषण करने की कोशिश करने के बाद भी प्रोटैगनिस्ट को लग रहा था कि कुछ गलत है। न केवल उसे, बल्कि विनली ने कहा कि उसने बरीस को इतना तेज चलते हुए कभी नहीं देखा। उसने सोचा कि अगर उसके भाई में सुधार हुआ है तो उसे भी कड़ी मेहनत करनी होगी। डेवी ने भी अपने भाई के सुधार पर ध्यान दिया। बचपन से ही बरीस का सपना एक नाइट बनने का था। 6 साल बाद प्रोटैगनिस्ट अपने भाई के विकास को देख सकता था। आखिरकार उसने इसके लिए खुद को समर्पित किया था। हालांकि वो अपने ओपोनेंट के बारे में बहुत कम जानता था। वेलेंसियन को पहले की तुलना में बहुत अलग तरीके से लड़ते हुए देखकर डेवी ने सोचा कि वो व्यावहारिक रूप से किसी दूसरे व्यक्ति का सामना कर रहा है। उसने पहले भी ये अजीब सनसनी महसूस की थी, जैसे कि कुछ खतरनाक होने वाला हो।
अपने भाई की बेचैनी को देखते हुए विनली ने पूछा कि क्या डेवी ठीक है। लड़ाई में वापस बरीस ने अपने विरोधी का विश्लेषण किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वैलेंशियन उसकी लॉन्ग स्वॉर्ड का जवाबी हमला करेगा। उसने अपने ओपोनेंट की परसिस्टेंस की प्रशंसा की और उसकी अजीब हरकतों के बावजूद वो जानता था कि वो अपनी गार्ड कम नहीं कर सकता। हमले का इंतजार करने के बजाय वो लड़ाई को एक बार में खत्म करना चाहता था। इसलिए उसने अपना सबसे मजबूत ब्लो तैयार किया। लेकिन जैसे ही उसने अपने विरोधी के खिलाफ अपना हमला किया, वैलेंशियन स्थिर खड़ा रहा, जानबूझकर हमले का इंतजार कर रहा था और उसने तलवार को अपने चेहरे के बहुत करीब देखा। बरीस को समझ नहीं आया कि उसके विरोधी ने ऐसा व्यवहार क्यों किया। हालांकि उसने अंतिम सेकंड में अपना हमला डाइवर्टेड कर दिया। आखिरकार वो उसे घायल नहीं कर सकता था या उसे आयोजकों द्वारा दंडित किया जाता। इसके साथ उसने फिर से हमला करने की कोशिश की, लेकिन इस तरह से कि उसके ओपोनेंट को चोट न लगे। हालांकि ये सब वैलेंसियन की स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। इससे पहले कि बरीस फिर से हमला कर पाता, उसने अपनी तलवार में अपना माना प्रवाहित किया और यह जानते हुए भी कि ये के नियमों के विरुद्ध था, उसने बरीस के जीवन को खतरे में डाल दिया। पिछली रात बरीस ने बहुत अभ्यास किया था, वो प्रतियोगिता हारना नहीं चाहता था। तब डेवी अपने भाई से बात करने के लिए प्रकट हुआ, ये दावा करते हुए कि वो उसकी वजह से सो नहीं सका। डेवी ने उल्लेख किया कि विनली पहले से ही सो रही थी और पूछा कि बरीस वैसा क्यों नहीं कर रहा था। उसके भाई ने उत्तर दिया कि वो सो नहीं पा रहा था, जिसके कारण उसने थोड़ा अभ्यास किया। बरीस ने यह भी स्वीकार किया कि वो आगामी मुकाबले के बारे में अनिश्चित महसूस कर रहा था, फिर भी उसका मानना था कि वो जीत जाएगा। डेवी ने अपने भाई को प्रोत्साहित किया, उसे आश्वासन दिया कि वो नहीं हारेगा और उसके पास चिंता करने का कोई कारण नहीं है। बरीस के स्ट्रक्चर्ड माना फ्लो को देखते हुए डेवी ने देखा कि उसके भाई के पास एक जेंटल एंड स्मूथ माना है। उसने अपने भाई को बूस्ट देने पर भी विचार किया। हालांकि अगर लोगों को पता चला तो ये एक स्कैंडल होगा, डेवी वो जोखिम लेने के लिए तैयार था। इसलिए उसने बरीस को एक पल के लिए रुकने के लिए कहा, ये कहते हुए कि वो थोड़ा तनाव में लग रहा है, और उसके कंधों की मसाज करने की पेशकश की। हालांकि मैसेज के दौरान डेवी ने अपने भाई को अपना कुछ माना देने का अवसर लिया, उसे चेतावनी दी कि इस प्रक्रिया में थोड़ा दर्द होगा। तुरंत बरीस को लगा जैसे उसका पूरा शरीर सदमे में है। डेवी ने समझाया कि ये संभवतः बरीस के सोने के बजाय पूरी रात जागने के कारण था और उसे अधिक आराम करने की सलाह दी। इस बीच डेवी ने विचार किया कि यह तकनीक प्राप्तकर्ता के माना को सक्रिय करके काम करती है, जिससे एक चेन रिएक्शन पैदा होती है जो उनके पूरे शरीर में माना के अधिक प्रवाह को मजबूर करती है। वो जानता था कि इसकी सरल प्रकृति के बावजूद इस पद्धति के लिए एक अनुभवी प्रैक्टिशनर की आवश्यकता होती है और ये अधिकांश स्थानों पर वर्जित थी। याद आने पर डेवी ने एक बार ऐसी जगह के बारे में सुना था जहां ये तकनीक वर्जित नहीं थी और वे उत्कृष्ट मसाजेस भी देते थे। जैसे ही प्रक्रिया समाप्त हुई, डेवी ने एक जादुई शब्द बोला होकर उसके भाई ने पूछा कि ये कौन सी लैंग्वेज थी, लेकिन डेवी ने बिना जवाब दिए जारी रखा। जब वो पूरा कर चुका तो उसका भाई फर्श पर था, उसका बॉडी अचानक बढ़े हुए माना के उछाल को सहन करने में असमर्थ था। डेवी ने सोचा कि ये आगामी बैटल में बोनिटस की सीधे तौर पर मदद नहीं करेगा, लेकिन ये निश्चित रूप से उसके भाई को तेजी से इवॉल्व होने में मदद करेगा। हालांकि वो बेनेटिस को बस वहां सोने नहीं दे सकता था। ये अच्छा नहीं होता, भले ही ये अधिक सिक्योरिटी प्रदान करता। बोनेटिस ने शिकायत की कि उसके भाई को उसके साथ बेहतर ट्रीट करना चाहिए, ये कहते हुए कि अगर ये विनली होती तो डेवी उसे अपनी बैक पर ले जा रहा होता। डेवी ने इस बात से इनकार किया, लेकिन बेनेटिस से तुरंत सो जाने के लिए कहा, वरना वो उसे एक और बहुत अधिक इंटेंस मसाज देगा। बोनेटिस ने दोबारा नहीं सोचा और अपने रूम की ओर भागा, इस बात से संतुष्ट होकर कि उसका भाई अब सेफर होगा। डेवी भी रात के लिए रिटायर हो गया। प्रेजेंट में वापस जैसे ही बोनेटिस को उसके ओपोनेंट के मैजिक से चोट लगी, उसके भाई द्वारा उसे दी गई शील्ड एक्टिवेट हो गई, जिससे उसकी रक्षा हुई। इसने तुरंत वैलेंसियन की सॉर्ड को पीछे धकेल दिया, जिससे उसे बोनेटिस को घायल करने की उसकी कोशिश जारी रखने से रोक दिया गया। क्राउड ने ध्यान दिया कि वैलेंशियन की सॉर्ड नॉर्मल नहीं थी। इसके अलावा उन्होंने बेनेटिस की रक्षा करते हुए एक माना शील्ड भी देखी। वीआईपी बॉक्स से विनली ने अपने भाई की अपने ओपोनेंट पर जीत का जश्न मनाते हुए चीयर किया, लेकिन जब उसने साइड में देखा तो डेवी अपनी सीट पर नहीं था। अरीना के अंदर शील्ड होने के बावजूद बेनेटिस अभी भी घायल था। मेजेस ने तुरंत फाइट खत्म की और वैलेंशियन को हटा दिया। उसे न केवल रूल्स का उल्लंघन करने के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, बल्कि उसे पनिश्ड भी किया गया। ऑर्गेनाइजर्स ने घोषित किया कि उसके एक्शंस राष्ट्रों के बीच वॉर का कारण बन सकते हैं और तुरंत वोल्टिस राष्ट्र को एक नोटिफिकेशन भेजा। वैलेंसियन के सर्वेंट ने उन्हें आगे न बढ़ने के लिए मनाने की कोशिश की, अपने प्रिंस से कुछ कहने की भीख मांगी। हालांकि वैलेंशियन ने सर्वेंट को उसकी नेक से पकड़ा और स्ट्रेंथ के एक एग्जैजरेटेड प्रदर्शन में डरी हुई क्राउड के सामने उस बेचारे आदमी के हेड को उड़ा दिया। इस एक्ट ने बेशक सभी को पूरी तरह से शॉक्ड कर दिया।
आखिर किसी ने भी एक प्रिंस को सार्वजनिक रूप से अपने ही सर्वेंट को एग्जीक्यूट करते देखने की उम्मीद नहीं की थी। और तो और उन सबको लगा कि वेलेंशियन पूरी तरह से अपना माइंड खो चुका है, और एक तरह से वे गलत नहीं थे। शारियो के साथ अपनी एनकाउंटर के बाद से वेलेंशियन पहले जैसा नहीं रहा था। अरीना में भड़की इस मैडनेस को देखकर कुछ लोग सीन से भागने लगे। प्रिंस वेलेंशियन पागल हो गया था और पूरी तरह से ब्रेकडाउन की कगार पर था। ऑर्गेनाइजर्स जानते थे कि उन्हें कुछ करना होगा, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि उस स्टेट में किसी को कंटेन करना ईजी नहीं होगा। तभी प्रोटैगनिस्ट आगे आया। वो अपने छोटे भाई के पास गया और उससे कहा कि मैच खत्म हो गया है, और उसने अविश्वसनीय रूप से वेल किया है। बेनेटिस ने उल्लेख किया कि उसने एक मैना बैरियर बनाया था। प्रोटैगनिस्ट ने फिर एक गर्व भरी स्माइल दी। वो जानता था कि माना बैरियर एक हाई लेवल माना एबिलिटी थी जो इसके क्रिएटर को हार्म से बचाती थी। डेवी ने सुरक्षा के रूप में अपने भाई पर एक बैरियर रखा था, लेकिन बेनेटिस के सेफ होने का मुख्य कारण उसकी अपनी ग्रोथ थी। भले ही बोनेडिस केवल 14 साल का था, ये कुछ ऐसा था जिस पर कोई भी प्राउड होगा। अपनी इमेच्योरिटी के बावजूद उसमें स्पष्ट रूप से बहुत पोटेंशियल था। डेवी ने उम्मीद की थी कि उसका भाई रोएगा और पेन के बारे में शिकायत करेगा, लेकिन बेनेडिस ने उसे सरप्राइज कर दिया था। फिर भी उसने बेनेटिस से कहा कि उसने पर्याप्त कर लिया है और अब रेस्ट करने का समय है। बेनेटिस को फिर एक स्ट्रेचर पर अरीना से बाहर ले जाया गया। इस बीच अरीना के दूसरी ओर एक प्रॉब्लम अभी भी सामने आ रही थी। वेलेंशियन भारी केओस पैदा कर रहा था जिसे प्रोटैगनिस्ट को रिजॉल्व करना था। कुछ मेजेस ने पागल प्रिंस को कंटेन करने की कोशिश की, लेकिन मैजिकल अटैक्स का उपयोग करने के बावजूद वे सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सके। वेलेंशियन का माइंड और बॉडी स्पष्ट रूप से ऑल्टर्ड थे। इतना ही नहीं, वो उन मेजेस की तुलना में कहीं अधिक स्ट्रॉन्गर था जिनका वे सामना कर सकते थे। इसलिए उन्होंने लोगों को इवैक्यूएट करने की कोशिश की, जबकि मैजिकल बैरियर अभी भी इंटैक्ट था। हालांकि उसी पल प्रोटैगनिस्ट अरीना में पहुंचा, जिससे वहां पहले से मौजूद मेजेस को सरप्राइज हुआ। उन्होंने डेवी को करीब ना आने का आग्रह किया, उसे चेतावनी दी कि ओपोनेंट बहुत स्ट्रांग था। यहां तक कि विंडली भी प्रोटैगनिस्ट को अरीना में देखकर उसके बारे में चिंतित हो गई, खासकर इसलिए क्योंकि उसने उसे वहां पहुंचने के लिए मूव करते हुए भी नहीं देखा था। इसके बावजूद प्रोटैगनिस्ट सिचुएशन से डील करना चाहता था। उसने नोटिस किया कि वेलेंशियन किसी चीज से इन्फेक्टेड था और टिप्पणी की कि ऐसा लगता है कि एनिमी ने वास्तव में पकड़ बना ली है। फिर उसने सोचना शुरू किया कि वो उससे कैसे डील करेगा। डेवी को देखकर वेलेंशियन और भी फ्यूरियस हो गया। जैसे ही उसने प्रोटैगनिस्ट की ओर चार्ज किया, मेजेस ने प्रिंस को रोकने की कोशिश की। हालांकि वे पागल ओपोनेंट को हैंडल नहीं कर सके। वेलेंशियन के पास अब डेवी तक जाने का क्लियर पाथ था, लेकिन तभी विंडली अचानक अरीना में दिखाई दी, जो अपने भाई के लिए चिंतित थी। प्रोटैगनिस्ट उसकी उपस्थिति से सरप्राइज रह गया। आखिर ये उसकी प्लान्स का हिस्सा नहीं था। आखिरी चीज जो वो चाहता था, वो अपनी छोटी बहन को शामिल करना था। हालांकि वहां आने वाली विंडली अकेली नहीं थी। इलियाना उसके ठीक बाद आई, जिसने प्रोटैगनिस्ट को एनिमी से दूर धकेल दिया। डावी ने निश्चित रूप से इसकी उम्मीद नहीं की थी। तब तक इलियाना को अरीना में देखा भी नहीं गया था। वो जैसे कहीं से अचानक प्रकट हुई थी। इतना ही नहीं, वो एनिमी को एलिमिनेट करने के स्पष्ट इरादे से आई थी। वेलेंशियन इस समय तक सीधे तौर पर नहीं सोच रहा था और केवल अपनी फाइटिंग इंस्टिंक्ट्स का पालन कर रहा था। लेकिन इलियाना जानती थी कि वो क्या कर रही है। उसने ग्रेट माउंटेन डिवाइडर नामक एक अटैक किया और एनिमी को मारते ही उसने उसे उड़ा दिया। ये देखकर डेवी वास्तव में अमेज्ड था। ये पहली बार था जब वो इलाना को एक्शन में देख रहा था। एनिमी पर हमला करने के बाद इलाना को लगा कि सिचुएशन सुलझ गई है, लेकिन वह वेलेंशियन को अभी भी खड़ा देखकर सरप्राइज थी। भले ही उसका अटैक एवरेज से ऊपर था, वेलेंशियन गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ था। इतना ही नहीं, वो और भी ब्लड थर्स्टी दिख रहा था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, इलाना ने अपना अटैक लॉन्च किया। उसे कई अलग अलग डायरेक्शन से मारा, जिसका उद्देश्य उसे एक बार और हमेशा के लिए इनकैपेसिटेट करना था। उसने अपनी ब्लेड और हैंड टू हैंड के साथ लगातार अटैक किया। एनिमी द्वारा उसके प्रहारों को सहने का लाभ उठाते हुए इलियाना ने फाइट के दौरान कोई भी एनर्जी बचाकर नहीं रखी। उसे इतनी एनर्जी के साथ लड़ते देख कुछ स्पेक्टेटर्स दंग रह गए। इलियाना को लगा कि वो आखिरकार सफल हो गई है। वेलेंशियन स्पष्ट रूप से डाउन और अनकॉन्शियस था, इसलिए उसने गार्ड्स को उसके एक्शंस के लिए उसे अरेस्ट करने का आदेश दिया। विंडली ने डेवी को अरीना से दूर खींचने की कोशिश की, उसे सब कुछ हैंडल करने देने के लिए कहा। इस बीच डेवी ने इलाना की एनर्जी की प्रशंसा की और समझा कि वो अधिकांश अन्य स्वॉर्ड्समैन से कहीं बेहतर थी। हालांकि इलाना ने कुछ ऐसा देखा जो दूसरों ने नोटिस नहीं किया था और वेलेंशियन को वैम्पायर कहा। डावी पूरी तरह से नहीं समझा, लेकिन इलाना एनिमी की ओर बढ़ी। जंजीरों में जकड़ा हुआ वेलेंशियन भी हिल सकता था और उसके साथ उसने खुद को ही नुकसान पहुंचाया।
डेवी ने दूर से एनिमी के एक्शंस को ऑब्जर्व किया, फिर भी वो समझ पा रहा था कि वो क्या कर रहा है। इलियाना ने एनिमी को ऐसा करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन वो समय पर करीब नहीं पहुंच सकी। उसके कारण वेलेंसियन ने एक ब्लड टाइड बुलाई और जो लोग अटैक के करीब थे वे सबसे पहले गिरे। ब्लड मिस्ट के बीच डेवी ने अपनी बहन की रक्षा करने की कोशिश की। विनली अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, लेकिन खुद के बारे में चिंता करने के बजाय उसने डेवी के प्रति चिंता दिखाई, उसे रीअश्योर करने की कोशिश की। डेवी ने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वो जमीन से उठा और उससे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए कहा, ये दावा करते हुए कि जब वो जागेगी तो उसे लगेगा कि ये सब सिर्फ एक बुरा सपना था। जैसे ही उसने अपनी बहन को इंड्यूस्ड स्लीप में डाला, डेवी ने सोचा कि अब एक्ट करने का समय आ गया है, वरना हवा में मौजूद इस नेक्रोमैंटिक माना के साथ चीजें जल्दी खराब हो सकती हैं। वो अकेला था जो समझ रहा था कि क्या हो रहा है। इतना ही नहीं, उसका मानना था कि जब कोई अपने स्वयं के माना के साथ जुड़ता है तो उनकी शक्तियां अपनी खुद की पर्सनालिटीज डेवलप करने लगती हैं। लेकिन उसके पास 3 अलग अलग शक्तियां थीं और प्रत्येक ने अलग अलग तरीकों से बिहेव किया। नेक्रोमैंटिक मैना मूल रूप से एक साइकोपाथ था जो इसे उपयोग करने में सबसे इफेक्टिव बनाता था। दूसरी ओर रेगुलर माना एक सुंडेरे था। भले ही इसे हैंडल करना मुश्किल लगता था, लेकिन एक बार जब इसने ट्रस्ट डेवलप कर लिया तो इसने यूजर की इच्छा के साथ काम किया। और अंत में सबसे स्टबर्न शक्ति थी होली पावर। इस पावर का किसी की सुनने का कोई इरादा नहीं था और इसकी पर्सनालिटी आलसी भी थी। इसलिए यदि कोई बड़ा कमोशन न हो तो होली पावर प्रकट नहीं होगी। हालांकि ये पर्याप्त कमोशन था। इस वजह से डेवी को रेडियंट ब्लेसिंग प्राप्त हुई, जो एक 4th लेवल होली मैजिक है। अब जबकि विनली कुछ समय के लिए ठीक होनी चाहिए, उसके पास सोचने के लिए समय और स्पेस था। उसने निष्कर्ष निकाला कि एनिमी ने ब्लड टाइड का उपयोग किया था, एक ऐसी शक्ति जो आसपास के क्षेत्र में रहने वाले प्राणियों से लाइफ एसेंस चुरा लेती है। बुरी खबर ये थी कि डेवी के पास अरीना में सभी को बचाने के लिए पर्याप्त पावर नहीं थी, लेकिन वो खुश था कि बेनेडिस पहले ही चला गया था और अब जबकि कोई देख नहीं रहा था, वो अपनी एबिलिटीज को छिपाने की चिंता किए बिना शांति से सिचुएशन को हैंडल कर सकता था। हालांकि डेवी के आश्चर्य के लिए इलाना होश में थी और अभी भी उठने की ताकत रखती थी। आखिरकार उसके जैसी एक गर्वित वॉरियर इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। डेवी ने इसे सबसे खराब सिचुएशन माना। उसने कल्पना नहीं की थी कि उसके अलावा कोई और ब्लड टाइड में कॉन्शियस रह सकता है। लेकिन इलाना डेफरन को खड़ा देखकर उसे एहसास हुआ कि वास्तव में एक कारण था कि वो डिवाइन सॉर्ड की नई मालिक थी। हालांकि डेवी केवल ये सोच सकता था कि थकी होने पर भी इलाना कितनी ब्यूटीफुल दिख रही थी। वो प्रिंसेस के पास पहुंचा और जैसे ही उसने उसके शोल्डर्स को छुआ, वो थोड़ा झिझकी। डेवी ने उससे बात करने की कोशिश की, पूछा कि क्या वो ठीक है, लेकिन उनकी खतरनाक सिचुएशन के बावजूद इलियाना ने उसे दूरी पर रखने की कोशिश की। मॉन्स्टर अभी भी आज़ाद था और डेवी केवल मदद करना चाहता था। उसके रेजिस्टेंस को देखते हुए उसने उससे कहा कि अगर वो पर्याप्त रूप से ठीक महसूस करती है तो उसे चले जाना चाहिए। लेकिन इलाना ने डेवी को आर्म से पकड़ लिया और पूछा कि वो बीमार क्यों महसूस नहीं कर रहा है। डेवी ने महसूस किया कि वो घिर गया है। उसने उम्मीद की थी कि इलियाना को कुछ संदेह होगा, लेकिन तुरंत इस बारे में सामना किए जाने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसने अनजान बनने का फैसला किया, यह दावा करते हुए कि उसे नहीं पता कि वो मिस्ट से प्रभावित क्यों नहीं हुआ। इलियाना के एक्सप्रेशन ने स्पष्ट रूप से दिखाया कि उसे उसके लचर बहाने पर विश्वास नहीं था। हालांकि डेवी ने निजी तौर पर सोचा कि उसे मर न जाने के लिए उसे धन्यवाद देना चाहिए। बावजूद इसके इलाना ने फाइट में कमान संभाली, उससे अरीना से बाहर जाने और बाकी सब उस पर छोड़ने के लिए कहा। उसने जोर देकर कहा कि ये ऐसी सिचुएशन है जिसे डेवी जैसा कोई हैंडल नहीं कर सकता। साथ ही ये भी कहा कि वो अपने पिछले ड्यूएल में केवल भाग्यशाली रहा था और लक अब उसकी मदद नहीं करेगा। इलियाना ने स्पष्ट रूप से डेवी को एक और असहाय प्रिंस के रूप में देखा, खुद को बहुत अलग मानते हुए। उसके पास स्ट्रेंथ और नॉलेज थी। वो अच्छी तरह से जानती थी कि प्राचीन ग्रंथों में बताए गए ब्लड डीमंस वास्तव में वैम्पायर्स थे। उसने डेवी से कहा कि उसने उनके बारे में सुना ही होगा, इस बात पर जोर देते हुए कि ऐसे एनिमी के खिलाफ लक पर्याप्त नहीं होगा। आखिरकार जो कोई भी माना को सेंस या मैनिपुलेट नहीं कर सकता था, उसे कुछ ही सेकंड्स में टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। डेवी ने इशारा किया कि एनिमी किसी को भी बिना फाइट के अरीना छोड़ने नहीं देगा। इलियाना ने तब घोषणा की कि वो उसके भागने के लिए कवर प्रदान करेगी। डेवी ने नोटिस किया कि इलियाना बहुत अधिक कॉन्फिडेंस दिखा रही थी। हालांकि किसी कारण से वो अपने ड्यूएल की तुलना में अधिक इमोशनल लग रही थी, मानो वो अपने आर्च एनिमी का सामना कर रही हो। एक फ्लैशबैक ने इलियाना के पास्ट की एक झलक दिखाई। एक बार बचपन में वो आधी रात को जागी और अपनी माँ की तलाश में गई, लेकिन जब उसने उन्हें पाया तो उसकी माँ दूसरे व्यक्ति का खून चूस रही थी। भले ही वो काफी छोटी थी, छोटी इलियाना जानती थी कि वो एक वैम्पायर थी। उसके बाद वो जो देखा
उसे कभी नहीं भूली। प्रेजेंट में वापस एनिमी का सामना करते हुए उसने सोचा कि इस दुनिया में अभी भी जीवित सभी वैम्पायर्स को एलिमिनेट किया जाना चाहिए। जब तक वो जीवित रहेगी यही उसका ऑब्जेक्टिव होगा। लेकिन जैसे ही वो अटैक करने वाली थी, डेवी ने उसके बाल खींचे उसे रोक दिया। उसने माफी मांगी, लेकिन फिर उसे उसके बिजनेस में हस्तक्षेप न करने के लिए कहा। डेवी अभी भी नहीं जानता था कि प्रिंसेस वैम्पायर्स के साथ इतनी ऑब्सेस्ड क्यों थी। हालांकि अब उसे अपना डिस्गाइज बनाए रखने की कोई चिंता नहीं थी और उसने एनिमी से लड़ने की तैयारी की। डेवी के पास वास्तव में वैम्पायर्स के बारे में बहुत अधिक नॉलेज थी। उसने अपनी ट्रेनिंग के दौरान उनके बारे में सीखा था और शायद इलाना से ज्यादा जानता था। साथ ही उसने पहले भी कई वैम्पायर्स का सामना किया था, जिससे उसे व्यापक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस प्राप्त हुआ था। वास्तव में एक और वैम्पायर से लड़ना उसके लिए लगभग उबाऊ था। जैसे ही उसने एनिमी को चकमा दिया, वो बुदबुदाया कि ऐसा लगता है कि ये उनके पिछले ड्यूएल की तुलना में बहुत अधिक डंबर हो गया है। लेकिन डेवी वहां केवल अपना बचाव करने या चकमा देने के लिए नहीं था। वो अपने एडवर्सरी पर हमला करने और उसे एलिमिनेट करने का भी इरादा रखता था। उसके साथ उसने एक ऐसा प्रहार किया जिसने सीधे एनिमी के हार्ट पर चोट की। यह सेलेस्टियल डिमोनिक आर्ट्स का एक एप्लीकेशन था, जिसे डिमोनिक ब्लड एक्सप्लोजन के रूप में जाना जाता है। हिट होने के बाद एनिमी ने न केवल इम्पैक्ट महसूस किया, बल्कि उसे अरीना के पार फेंक दिया गया। ये देखकर इलाना वास्तव में इम्प्रेस्ड रह गई। आखिरकार, जिसे उसने वीक समझा था, उसने अभी अभी पावर का एक असाधारण प्रदर्शन किया था। अभी जो हुआ उसे देखकर इलाना हैरान थी कि वो क्या था। प्रोटैगनिस्ट को अपनी पावर्स का उपयोग करते देख प्रिंसेस को संदेह हुआ कि क्या ये मानवीय रूप से संभव भी है। तब तक उसका मानना था कि डेवी सिर्फ एक ऑर्डिनरी व्यक्ति था जो माना को सेंस करने में असमर्थ था। लेकिन उसने अपनी आंखों से उसे एक वैम्पायर पर हमला करते समय एक स्टैच्यू को नष्ट करते देखा था। ये कुछ ऐसा था जिसे करने के लिए नाइट्स और मेजेस को भी संघर्ष करना पड़ता। यहां तक कि वो अपनी सॉर्ड के साथ भी ऐसा कुछ नहीं कर पाती थी। इसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या डेवी वास्तव में वही प्रिंस था जो हाल ही में कोमा से जागा था। प्रोटैगनिस्ट ने अपना हैंड इलाना की ओर बढ़ाया, लेकिन वो डर के मारे पीछे हट गई। फिर भी उसने जेस्चर पर जोर दिया, ये सोचकर कि प्रिंस उसे ऊपर उठाने में मदद करना चाहता है। इलाना ने उसकी काइंडनेस स्वीकार करने का फैसला किया। हालांकि जैसे ही वो उसके हाथ को छूने वाली थी, डेवी ने इलाना की सॉर्ड उधार मांगी। तब उसे एहसास हुआ कि वो बिल्कुल भी शिवलरस नहीं बन रहा था और अपनी बात पर जल्दबाजी में पहुंचने के लिए उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। वैसे भी उसने उसे बताया कि जब उसने पहली बार वेलेंसियन को मारने की कोशिश की थी तो उसकी सॉर्ड टूट गई थी। लेकिन डेवी ने कहा कि वो उस सॉर्ड की बात नहीं कर रहा था, बल्कि उसकी बात कर रहा था जिसे वो नेकलेस के रूप में पहनती थी। उसने कहा कि उसे एनिमी का सामना करने के लिए एक बहुत ही स्टर्डी वेपन की आवश्यकता होगी। डेवी ने डिवाइन सॉर्ड को अपनी शक्तियां देने के लिए मनाने की कोशिश की। प्रोटैगनिस्ट जानता था कि सर्चर सेलेस्टियल ब्लैकस्मिथ ने दुनिया को बचाने वाली सॉर्ड सहित अनगिनत वेपन्स बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। यहां तक कि टूटे हुए वेपन्स भी सर्चर के हाथों में नए हो जाते थे, अथाह ट्रेजर्स में बदल जाते थे। सर्चर की प्रसिद्धि पूरे कॉन्टिनेंट में फैली हुई थी। विशेष रूप से उसकी 12 बदनाम सॉर्ड्स पूरे लैंड में बिखरी हुई थीं और उन्हें नेशनल ट्रेजर्स माना जाता था। लेकिन उनमें से एक ब्लैकस्मिथ की फेवरेट थी, सॉर्ड कॉल्डेरिस द व्हाइट गार्डियन। हालांकि ये सर्चर द्वारा बनाई गई 12 सॉर्ड्स में से एक थी, लेकिन इसका विशेष मूल्य था। कैल्डेरिस दूसरों की तुलना में एक स्तर ऊपर थी क्योंकि इसे ब्लैकस्मिथ के एक दोस्त हेरेसी के लिए बनाया गया था, जो सॉर्ड का देवता था जिसने वेपन में अपनी लाइफ फोर्स डाल दी थी। इसका परिणाम ये हुआ कि सॉर्ड का अपना ईगो था और वो कॉन्शियस डिसीजंस लेती थी, जिसने कुछ लोगों को इसे जानने के बाद आकर्षित किया। हालांकि प्रोटैगनिस्ट सॉर्ड की वास्तविक प्रकृति जानता था क्योंकि वो हरेस से मिल चुका था, और हरेस की पर्सनालिटी को जानते हुए वो जानता था कि सॉर्ड को हैंडल करना आसान नहीं था। तुरंत कैल्डेरास ने पूछा कि प्रोटैगनिस्ट ने खुद को क्या समझा है जो उसे इस तरह पकड़ लिया। उस पर दावी ने महसूस किया कि वेपन बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक काम कर रहा था। चूंकि सॉर्ड सिकुड़ी हुई थी, दावी ने व्यंग्यात्मक रूप से पूछा कि क्या कैल्डेरास एक पागल की तरह चिल्लाने के अलावा कुछ और करने में सक्षम थी। उसने कहा कि अगर सॉर्ड उसके साथ काम करने के लिए सहमत हो जाए तो वे बहुत बेहतर तरीके से साथ रहेंगे। उसी समय प्रिंसेस प्रोटैगनिस्ट के पास गई और अपनी सॉर्ड वापस मांगी। डेवी ने तब कहा कि अगर कैल्डेरास उसके साथ लड़ने से इनकार करती रही तो इलियाना को नुकसान होगा। इसके अलावा प्रोटैगनिस्ट इम्प्रेस था कि सॉर्ड की पावर के बिना भी प्रिंसेस कोहरे के बीच मजबूती से खड़े रहने में सफल रही, ये महसूस करते हुए कि वो वास्तव में कितनी स्ट्रांग थी। हालांकि उसकी स्ट्रेंथ के बावजूद उसने एनिमी को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में आंका जिसका इलाना सामना नहीं कर सकती थी, और सोचा कि कुछ मूर्खतापूर्ण करने से पहले उसके लिए अपनी लिमिटेशंस को पहचानना सबसे अच्छा होगा। इस सब के बीच अपने गार्डियन की स्थिति के बावजूद सॉर्ड ने अभी भी मदद करने से इनकार कर दिया। प्रोटैगनिस्ट ने तब महसूस किया कि उसे इसे कठिन तरीके से करना होगा। उसने तुरंत सॉर्ड की पावर्स को इन्वोक किया, जिससे ये अपने ट्रू फॉर्म में प्रकट हो गई।
सॉर्ड को उसके ट्रू फॉर्म में देखकर प्रोटैगनिस्ट ने टिप्पणी की कि कैल्डेरास वैसी ही लग रही थी जैसा कि रूमर्स में दावा किया गया था। बदले में कैल्डेरास ने पूछा कि उसने ऐसा कैसे किया। डेवी ने कहा कि सॉर्ड को बस फाइट के दौरान उसे अपनी पावर्स देनी है और बाकी सब उस पर छोड़ देना है। इसके बाद डेवी ने अपनी स्किल्स को डिवाइन सॉर्ड के साथ कंबाइन किया और आसमान से बिजली बुलाना शुरू कर दिया। उसके बाद डेवी ने एनिमी से पूछा कि वो और कब तक छिपा रहेगा। उसने अपने सामने एक दरार देखी और घोषणा की कि ये विलन के सामने आने का समय है। लेकिन अपनी ओर उड़ते हुए एक मामूली बैट को देखकर उसने कहा कि उसने एक वैम्पायर से और अधिक की उम्मीद की थी। आखिरकार उसने सोचा था कि वो एक एडवांस्ड स्पीशीज के साथ डील कर रहा है। उस पर छोटा बैट एक फीमेल वैम्पायर में बदल गया। डेवी ने तब कहा कि वो उसे पहले से ही जानता है। उस वैम्पायर को मिसेड कहकर बुलाया, ये कन्फर्म करते हुए कि वो निश्चित रूप से क्वीन की सर्वेंट थी।